सितंबर ने सितम ढाया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या रंग दिखाएगा? 2020 के आखिरी 3 माह में क्या महंगाई का तूफान थम पाएगा? आलू, टमाटर, आटा, चीनी और दालों के दाम पर करेंगे आज तफसीली बात। कभी मुतालिबा, कभी ख्वाहिश, जहेज रिश्तों की तकमील में रुकावट बनने लगा। कई मजबूर वालिदैन बेटी को घर बिठाने पर मजबूर। जहेज कल्चर के खात्मे पर आज होगी तफसील के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और हमारी टॉप स्टोरीज के अलावा भी काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए, तो हम ज़रा आसपास की खबरें, अरे इसी ग्लोब पर बसने वाले ममालिक की खबरें सबसे पहले आपको देते हैं। अमेरिका में 1000 पाउंड से भी ज़्यादा वजनी कद्दू उगाने का मुकाबला हुआ, जो एक मकामी किसान मोहम्मद सादिक ने 1825 पाउंड वजनी कद्दू उगाकर जीत लिया। 1825 पाउंड यानी 827 किलो। जनाब, ये वजनी कद्दू उगाने का जो सालाना मुकाबला हुआ ये तकरीबन 16 ईयर से यहाँ पर हो रहा है। इसमें किसान शिरकत करते हैं। इस साल के मुकाबले में शिरकत के लिए जो शर्त थी वो ये थी कि कम अज़ कम 1000 पाउंड यानी 455 किलो वजनी कद्दू उगाया जाएगा। जो भी ये उगाएगा वो यहाँ पर आएगा। फिर मुकाबला हुआ तो जीता कौन? जिसने उगाया 827 किलो का कद्दू। वाओ, बहुत बड़ा कद्दू हो गया। शर्त उन्होंने इस तरह से जीत ली। अब इस कद्दू को क्या करेंगे किरण? ये क्या बांटेंगे काट काट के मोहल्ले में और मुख्तलिफ स्टेट्स में? बहुत कुछ पकाया जाता है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा अब देखिए, अब ये एक मुकाबला हो गया ना, इसके बाद में कुछ और मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे और उसमें खाने पीने के मुकाबले भी होंगे। हम अगर आपको बोरिंग लगेगा तो आपको ये लगेगा कि ये पकाने का मुकाबला था। हम तैयार हैं दरअसल वो पकाने का मुकाबला होगा। अच्छा, खाने पकाने का तस्करा है तो आपने वो सुना होगा ना, देखने में कुछ और पता चलने पर कुछ। मैं कुछ ऐसा ही बताने जा रही हूँ। ये कुछ कुछ नहीं, काफ़ी कुछ है। फूल दिखाई देता है बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत ये तो शक्कर से बना है और इसको खाया भी जा सकता है। शुगर फ्लावर। यस, अगर आपको लगता है कि इसे सजाया जा सकता है, ऐसा नहीं, आपसे टेस्ट कर सकते हैं। ये फूल ब्राज़ील की लुसियाना गोंजालेजा के हुनर का सबूत है। शुएब, ये वही हो गया जो आपने कहा था। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। बट एनीवेज किरण, इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा आज सुबह कि ये बेकिंग के बारे में ना चंद साल पहले, बल्कि तकरीबन 3 साल पहले मैं माजरत खामा से ये हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा किरण, इन 3 अब देखिए, अब इतनी बातें हो गई ना तो बाकी बात भी शेयर कर लेते हैं। भाई हुआ ये था कि आप किरण पूरा नाम ना बताइएगा, आधा बताइएगा, और मैंने पूरा नाम बता दिया। मामला इसमें गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ ये है कि जो मना किया था मैंने वही करना है। ये हो जाता है समटाइम व्हेन यू डिस्कस समथिंग कि ये नहीं करना, वही हम कर लेते हैं। पूरा वाईफाई आता है। एनीवेज 3 साल पहले तक इन्हें बेकिंग का कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब इन्होंने किया तो क्या जबरदस्त काम किया कि अब मशहूरी उनकी हो चुकी है शुगर फ्लावर्स। एनीवेज जी, शुगर फ्लावर वैसे इट्स गोइंग टू बी एन इंडस्ट्री सून, बल्कि शायद बन चुकी है। बढ़ते हैं आगे। बरतानवी शहरी अपनी अहलिया को खुश करने के लिए 12 फीट तवील, फूल नहीं, भारी भरकम डायनासोर लेकर आया। ऐसे खुशी ली है किरण, उनको तो खुशी हुई जो लेकर आए, मोहल्ले वालों को भी खुशी हुई जिन्होंने देखा और उन्हें सेल्फीज भी ली। लेकिन जिनके लिए ये डायनासोर भाईजान आए थे वो इन्हें देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई खुशी के लिए ऐसा भी कर सकता है, मुझे डायनासोर भी ला सकता है। एक तो भाई रात के अंधेरे में, तो फिर इसलिए भी डर गई। अच्छा, सरप्राइज करना चाह रहे थे, अब वो शौक बन गया। दूसरी है कि मुझे तो ये अपना शौक लग रहा है, बेगम के लिए तो कम लग रहा है इसकी खरीदारी का मामला। ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो अगली खबर दें आप जल्दी से, मुझे उसके बारे में बताइए। चलिए अगली खबर बड़े मजे की किरण। हमने देखा चंद साल पहले वो स्पिनर ऐसे पकड़ते यूं घुमाते थे, उससे कहते थे कि आपका ना स्ट्रेस रिलीज होता है। लेकिन अब जो नई इजाद आई है किरण, वो है फ्लाईनोवा। ये एक उड़न लट्टू है जनाब, इसके अंदर पंखा भी लगा होता है, ऐसे घूमता ना, फिर वो यूं जाता है जहाँ भेजना चाहते हैं। फ्लाईनोवा या फ्लाइंग नोवा इसे कहा जाता है। और इससे कबल जिस कंपनी ने अब ये बनाया है, उसी कंपनी ने फ्लाईनोवा नामी ड्रोन गेंद भी बनाई थी, बड़ी वो मकबूल हुई थी। दूर से हल्का सा करे तो वो यस है ना, यस, पूरी तरह से फोर्स लगा के उसके अंदर एक फैन है छोटा सा शायद, इसलिए वो बहुत दूर जाता है। अच्छा, इसी कंपनी ने एक जादुई छड़ी से कंट्रोल किया जाने वाला वो ड्रोन भी बनाया था। और अगर हम इस की बात करें जो किरण बता रहे हैं कि वैसे बस इशारा करते हैं, आप पुश करो तो चला जाता है, तो ये जो स्ट्रेस रिलीज है ये तो मुझे नहीं पता कि होगा नहीं, बट एनीवेज बच्चे खुश बहुत होंगे इसको देखकर, स्पेशली इफ़ यू हैव स्पेस, लॉन है तो वहाँ पर आप करें तो बड़ा मज़ा आएगा।
वाकई अच्छा है, मुझे इस तरह से हिट करना है ना। अभी आपने हल्का से यूं किया तो वो हवा के दोष पर यूं चली गई। लेकिन ये कैच भी आप इस तरह खेल सकते हैं। खेल लेते हैं, चले मंगवा दें आप ही मुझे शोएब। प्राइस मुझे नहीं पता है इसके, मुझे पता था तो फिर मैं ज़रूर आप प्राइस भी शेयर करता, और महंगे होते तो मैं आपसे माजरत कर लेता और मैं फिर भी कहती कि आप ही करेंगे, सेविंग शुरू कर दें, फिर हम कमेटी डाल लेते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिस्ट की बात करते हैं। बेल्जियम की मुसव्विरा, इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि वो मुल्क के साबिक बादशाह अल्बर्टोम की बेटी हैं, और इसीलिए मौजूदा अदालत उससे हक और वो सारे के सारे एजाज़ात दिलाए जो दीगर शहजादों या फिर शहजादियों को हासिल है, क्योंकि वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है। अदालत ने खातून के दावे पर मुकदमे की समाअत की और खातून का DNA कराने का हुक्म दिया गया, जो कि बादशाह अल्बर्टोम से मैच भी कर गया। अब इसके बाद में अदालत ने खातून को बादशाह की बेटी तस्लीम करते हुए उन्हें शहजादी के एजाज़ से नवाजा है, यानी जो इनका हक था वो इनको इस तरह से मिल गया है। सही, चलिए जी अब वापस आए, अपने देश की सैर आपको कराते हैं। और आज बड़ा खूबसूरत गांव हमने सिलेक्ट किया है। इस गांव में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रंग तो नज़र आएंगे, लेकिन जो उनकी सकाफत है वो भी बड़ी खूबसूरत है। और अगर हम कहें कि एरियल व्यू उसका क्या है, हेलीकॉप्टर से वैसे एरियल व्यू लिया जाता है, लेकिन इसकी अपनी साख्त भी हेलीकॉप्टर जैसी है। इसकी सैर आप कराते हैं जनाब, आपको सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वात का तारीखी गांव किशौरा। ये गांव मिंगौरा शहर से 32 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ के संगम पर वाक़ है। यूं तो इस गांव की तारीख बहुत कदीम है। इस तारीखी गांव में कई अक़वाम रहती हैं, लेकिन इत्तेफाक का ये मजहर है कि हर खुशी और गमी में सब लोग यकजा हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं गांव किशौरा यहाँ रहने वाले हिंदू किश्वर के नाम से मंसूब है। किश्वर यहाँ पर एक हिंदू रहता था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पठान लोगों ने इसे किशौरा बना दिया, किश्वर से किशौरा बना दिया। मौसम इसकी इसलिए अच्छी है कि जब सर्दी आती है ना तो इनको सूरज सामने से निकलता है और इसके सामने जाता है सूरज। और गर्मियों में इस गांव से, गर्मियों में सूरज इसके पीछे से जाती है। तो इसकी असल वजह यह है कि मौसम तो इसलिए अच्छे होते हैं। पानी भी यहाँ के बहुत अच्छे है, चश्मे यहाँ के बहुत मशहूर है। गांव का हर मौसम सुहाना और खूबसूरती अपनी मिसाल। ये गांव हुसैन की वादी मालम जब्बा जाते हुए रास्ते में ही आता है। गांव की साख्त बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसी है। पहली जब गांव पे नज़र पड़ता है तो ये ऐसा है जैसा कि हेलीकॉप्टर। ये पाक फौज की ताउन से रंग कलर हुआ है और इसका बहुत तारीख है। ये बहुत पुराना गांव है, इसका लोग बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। पाक फौज के ताउन से इसको कई किस्म के खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया गया और यूं ये गांव अब स्वात का मॉडल गांव कहलाता है। गांव में आज भी कुदरती चश्मों की बहार है, जिसका पानी इतना मीठा है कि गांव वाले दूर दूर से आकर इन्हीं चश्मों से पीने के लिए पानी ले जाते हैं। खुशुक़ुज़ा के मानिंद हसीन रंगों से सजा गांव किशौरा न सिर्फ देखने वालों पर सहर साथ तारी कर देता है, बल्कि इस धरती का सीना सदियों पुरानी तारीख का अमीन भी है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। भाई बहुत खूबसूरत, बहुत दिलचस्प। अब कुछ अनोखा बताती हूँ मैं आपको। ऐसा आपने देखा होगा, किया भी होगा कि कहीं कोई जगह आपको अच्छी लगे, कहीं का खाना किसी होटल का आपको अच्छा लगे तो आप दूर दूर से चलकर सही लेकिन वहाँ जाए। लेकिन इस्लामाबाद में तो है चलता फिरता ट्रक होटल, और आजकल ये खूब तवज्जो भी समेट रहा है शहरी इक़्तिदार के लोगों की। इस होटल के मालिक को ये आइडिया आया कैसे, अब रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिल रहा है, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा? फराह रब्बानी की रिपोर्ट में जानते हैं। रंग बिरंगी जगमग करती बत्तियां, दिलकश तस्वीरों वाले ट्रक आर्ट से मुज़य्यन सजीला चैन छबीला ट्रक, जो देसी और विदेशी खानों का एक चलता फिरता होटल है। इस मोबाइल होटल को ट्रक आर्ट से सजाने की वजह भी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनने वाले आर्ट से होटल मालिक की दिलचस्पी है। ट्रक आर्ट और फूड, इन दो चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। ट्रक आर्ट ग्राहकों की तवज्जो खींचने का बहाना बना तो लजीज खानों ने भी इन्हें अपना रसिया बना लिया।
हमें एक देसी माहौल लगा है और फूड इसका बहुत अच्छा है। ट्रक आर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको डेली रूटीन में इस तरह का कोई आर्ट या कुछ इस तरह का नजर नहीं आता। अली इमरान ने साबित कर दिखाया कि अगर मुनफरिद आइडियाज के साथ मेहनत और लगन हो तो कारोबार करना कोई मुश्किल नहीं। विदेशी खाबों के जायके और देसी सकाफत की झलक भी ये ट्रक होटल तो एक टिकट में 2 मजे करा रहा है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और आज ज़रा हम बात करते हैं फॉलोइंग की, सोशल मीडिया फॉलोइंग की, स्पेशली ट्विटर फॉलोइंग की। हम अक्सर देखते हैं 1 लाख फॉलोअर्स, समटाइम्स 10 लाख फॉलोअर्स, तो हम सोचते हैं कि ये रियल फॉलोअर्स हैं या फेक फॉलोअर्स हैं। ये जो बॉट्स होते हैं, रोबोट्स भी कहते हैं, जो फॉलोइंग है, फेक फॉलोइंग है, इससे क्या घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, तो एक सवाल। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो उनकी फॉलोइंग से मुतालिक आज हम बात करें। मरियम नवाज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ट्विटर पर इनके 80% फॉलोअर्स फेक हैं। नहीं करें। जी हाँ, 80%। यस, बताया किसने? ये तो किरण निकल आता है आराम से। ये तो उन्होंने दावा किया फयाज हसन चौहान ने। हाँ, ये 80% वाले, ये दावा उनके, अच्छा एक्चुअल 80% नहीं है, ये उनका दावा है। अब एक्चुअल कितने फेक है ये भी हम आपको बताएंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज हसन चौहान साहब का ये दावा था कि मरियम नवाज के 5.5 मिलियन में से 5.19 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी मरियम नवाज की किसी ट्वीट को लाइक नहीं किया। इसके बाद हमने पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के लीडर के ट्विटर अकाउंट चेक किए। ट्विटर ऑडिट नामी वेबसाइट के रिजल्ट्स बताते हैं कि मरियम नवाज के 39% फॉलोअर्स जाली हैं। 39%, यानी उनका क्लेम 80% था, लेकिन जब हम चेक किया तो 39% निकले। यानी जब हम कहते हैं फेक फॉलोअर्स, होता यह कि वो ऐसा फॉलोअर होता है जिसकी अपनी कोई फॉलोइंग नहीं होती, अपना कोई ट्वीट नहीं होता, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं होता, 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, और वो इनको थोड़े फॉलो कर रहे होते हैं। एनीवेज, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। ये बहुत कम इनकी कह सकते हैं फेक फॉलोइंग है, 11% इनकी फेक फॉलोइंग है। बिलावल भुट्टो जरदारी 23% फॉलोअर्स इनके जाली हैं। थोड़े से इंटरनेशनल लीडर्स की बात बताना पड़ेगा। ये हाल अपने लोगों का है, अपने वालों का है। आपको याद है बराक ओबामा, उनके 14%, और अगर हम ट्रंप की बात करें तो इनके 21% फॉलोअर्स नकली हैं या फिर बॉट हैं। ये जाली फॉलोअर्स होते कौन है, कैसे बनते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? क्या बिल्कुल ऐसे ही है कि फ़ेक फॉलोअर जो है ना, इसको ख़रीदा जाता है? हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे कि ये नकली, ये झूठ तो किस कदर है, इसका डैमेज किस कदर है, या इससे फ़ायदा उठाया जाए वो कितनी कोई मुनासिब बात है, नहीं हो सकती, जो कि मुझे नहीं लगता। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा समझाएं ना, ये जो फेक फॉलोअर्स होते हैं, ये इनको ख़रीद लिया जाता है, इसका दरअसल फ़ायदा क्या होता है? रियल अकाउंट ट्वीट पर ये लाइक तक नहीं करते, तो फिर उसके बाद में मतलब ये सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए होता है। और मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला होता कैसे है? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी मार्केट होती है फ़ेक फॉलोअर्स की, और अगर आप ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे फ़ेक अकाउंट्स बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो है असली नाम इस्तेमाल करें। आप अनोनिमस अकाउंट्स भी बना सकते हैं आराम से, और मल्टीपल अकाउंट्स भी अक्सर बनाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि एक तो जिस तरह आपने कहा कि फॉलोअर काउंट ज़्यादा करने के लिए, तो आप देखेंगे जिसकी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपको इस तरह लगेगा कि ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा जाने और माने जो है लीडर हैं, अगर इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और दूसरा इनका जो है मकसद ये होता है कि अक्सर आप देखते हैं जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं, तो ट्रेंड करने के लिए भी फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक टॉपिक जो है, एक मौजू जो है अब ट्रेंडिंग पे ऊपर ले। तो यानी जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं उसामा, ये जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं, यानी फिर इनकी ऑथेंटिसिटी तो ना हुई? बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ट्रेंड्स का हमें जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें इतने फीसद जो है फेक या मैनिपुलेटेड वो है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, इसी साल जो है फेसबुक पर भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स का नेटवर्क बन के, इस तरह जिस तरह आपने कहा, जो असली जो
ऑर्गेनिक जो मूवमेंट होती है सोशल मीडिया पे वो नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल जो है उसकी इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन की जाती है अक्सर जो है एक इम्प्रेशन बनाने के लिए कि मुल्क में आज ये हो रहा है, लोग ये सोच रहे हैं, या फिर ये इम्प्रेशन एक जो है उसको खराब करने के लिए। आप बात भी मुकम्मल कीजिए और मुझे साथ में ये भी बताइएगा, एक तरफ तो ये कि ये जाली फॉलोअर्स इनको खरीदा जाता है, दूसरी तरफ एक आम जहन में ये ख्याल आता है थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, वो फॉलो करने के अलावा कुछ लाइक या डिसलाइक भी कर देगा, कमेंट भी कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अक्सर आप जो है अगर आपके शायद सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होंगे आपको नजर आएगा कि अक्सर एड्स भी आपके पास आते हैं कि इस पेज पे आप जो है साइन अप करें, हम आपको 5000 फॉलोअर्स एक ही दिन में ले आएंगे। उसामा बिल्कुल ऐसा है, इतने ज्यादा लाइक्स या इतने ज्यादा कमेंट्स आ जाए। ऐसे बहुत से अकाउंट्स खुद कांटेक्ट भी करते हैं, स्पेशली अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, एंकर्स को भी कांटेक्ट किया जाता है, कहते हैं 50,000 फॉलोअर्स आपको देंगे 40,000 रुपए में, यानी वो 1 रुपए से भी सस्ता एक फॉलोअर होता है। बिल्कुल। तो ये पीआर एजेंसीज होती हैं, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जिनके पास या तो उन्होंने अक्सर वो स्टूडेंट्स रखे होते हैं जिनके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, या तो आप किसी को इंटर्नशिप में जो है ज्यादा से बच्चों को ले आते हैं, वो आपके अकाउंट्स बना लेते हैं, यानी जब वो कहते हैं कि वी हैव टीम्स ऑल ओवर द कंट्री, तो इसका मतलब है कि उनके पास ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रखा है। मुझे लेकिन बताइएगा, क्या सारा मामला ऐसे ही है? कोई भी शख्स अगर कांटेक्ट करता है कि आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है, आप इतने पैसे खर्च कीजिए, तो इसका 100% मतलब यही है कि वो बॉट्स होंगे, इसका 100% मतलब यह है वो फेक फॉलोइंग होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी? प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा। जी, अक्सर इसमें यही होता है, कुछ इसमें रियल अकाउंट्स होंगे जिनके वो रियल अकाउंट वाले फिर कैसे 20,000 फॉलोअर, पता कैसे चलता है? ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा, ये भी पूछना है। एग्जैक्टली जी, उसमें डिफरेंट, एक तो आपने जिस तरह ये बताया है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आप एक अकाउंट को डाल देते हैं, उसकी फॉलोइंग की एनालिटिक्स और एनालिसिस जो है हो जाता है। और दूसरा ये आप देख भी सकते हैं कि अक्सर जो है फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विटर के ट्रेंड पे जाएं, एक ट्रेंड हो रहा होगा, उसमें आप देखेंगे कि एक ही किस्म का ट्वीट जो है 10, 15, 20, 100 अकाउंट्स ने एक ही ट्वीट किया होगा। दूसरा उसमें ये होता है, उसमें तस्वीर जो है अक्सर नहीं होती, या तो कोई फेक तस्वीर होती है, एक झंडा लगाया होगा या फूल लगाया होगा। तीसरा ये है कि उसमें आप डेट देखें कि कब ये अकाउंट बनाया गया है, तो अक्सर ऐसे अकाउंट्स होते हैं वो अगस्त 2020 में बनाए होंगे और एक ही मौजू पे उनके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स किए होंगे, या एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या एक ही टॉपिक के बारे में। तो उससे भी आपको पता चलता है कि ये अकाउंट एक मकसद के लिए बनाया गया है, ये तो हमने बात मकसद आपको उस पर नजर, ये तो मकसद की बात हमने कर ली, पॉलिटिकल हमने गेंस की बात कर ली, पर शोबिस पर्सनालिटी से मुतालिक मुझे कमेंट कीजिएगा कि हमने देखा खबरें आती हैं जी फलानी अदाकार के 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ये जो 5 मिलियन के जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत से निकलते हैं फेक। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जितने भी ये फॉलोइंग हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, 5 मिलियन, 5.5 मिलियन, वो चाहे इमन खान हो, वो चाहे मायरा खान हो, वो चाहे माया अली हो, हम देखते हैं इनके फॉलोअर्स, तो जब एनालिसिस करो तो उसमें से फेक फॉलोइंग निकलती है। इसका क्या मतलब है? ये खुद इन्वॉल्व होते हैं, ये खुद खरीदते हैं फॉलोअर्स इस तरह से? देखें, अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ और शोबिस पर्सनालिटीज़ होती है, इनकी पीआर एजेंसीज इनको रिप्रेजेंट करती हैं, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करती हैं, और उनका ये काम होता है कि फॉलोइंग ज़्यादा करना। और दूसरा, अगर जब ये मसले में होते हैं सेलिब्रिटीज़, पिछले दिनों भी हमने काफ़ी शोबिस पर्सनालिटीज़ के मसाइल देखे हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर इनकी कैंपेन्स भी जब होती हैं, वो पीआर कैंपेन्स होती हैं जिसमें ये अपने बारे में नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसमें डिफरेंट जो इनके सपोर्ट में आपको ट्वीट्स नजर आएंगी, वो तो फेक नहीं होती, वो तो ये डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन कि ये इसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन है तो वो इस सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ये भी नहीं कह सकते कि उसको डायरेक्टली पता नहीं होगा। ऑर्गेनिक अकाउंट्स भी ऑब्वियसली होते हैं, ऑर्गेनिक अकाउंट्स भी अक्सर होते हैं, लेकिन कुछ एनालिसिस में आपको यही नज़र आता है कि जिस किस्म के ट्रेंड्स वो कर रहे होते हैं और जो मैसेजिंग हो रही होती है और जिस किस्म के अकाउंट्स आपको अटैक करते हैं, अगर आप उससे के ऑपोजिट कोई बात करें तो इसमें ज़ाहिर ही होता है ये असली फ़ैन नहीं है, इसको जो है भड़काया जा रहा है। अच्छा देखें, इसमें एक तो रवैया हमने ये भी देखा कि अगर कोई किसी के अगेंस्ट कोई कैंपेन स्टार्ट हो गई, कोई ट्रेंड्स बनने लग गए, तो उसमें हम ये भी देखते हैं 3-4 लोग फॉलो कर रहे हैं एक अकाउंट को, वो अकाउंट 3000 लोगों को फॉलो कर रहा है और उसके बाद में वो भी उस ट्रेंड का हिस्सा है। तो शायद वो भी उस बहती गंगा में हाथ धोने का एक तरीका है। दूसरी ये कि थोड़ा सा आसान से लफ्ज़ों में बताए ना, अगर कोई बेचारा मासूम कोई बनना चाह रहा, कोई वो उसने अपना अकाउंट बनाया और वो चाह रहा थोड़े फॉलोअर्स बढ़े,
ये फॉलोअर एक कितने का बिकता है, कितने का खरीदा जाता है? ऐसी सवाल कर रही हूँ। रेट्स हैं, कुछ कंपनियां आपको 10-20 रुपए में भी एक फॉलोअर दे देंगी और फिर ज़्यादा फॉलोअर्स, जिस तरह अब्दुल्ला ने भी कहा कि पहले 10,000 फॉलोअर्स जो है आपको 20,000 रुपए में मिल जाएंगे और इस तरह की डील्स होती हैं डिफरेंट। लेकिन वो ऑब्वियसली ये भी एक कंपेटिटिव मार्केट बन गई है क्योंकि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक वैल्यूबल चीज़ बन गई है और उसमें अकाउंट्स भी हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इनको आप रिपोर्ट करें अकाउंट्स को तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे क्योंकि ट्विटर को पता भी चल जाता है कि कौन से अकाउंट असली है और कौन से फेक है। ओके, तो अगर मैं बात को गैर सियासी रखना चाहूँ तब भी मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि अगर यही सब चलता रहा तो फिर वो हर घर से भुट्टो निकलेगा और शेर अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं और हर तरफ छाया हुआ है बल्ला, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। हर घर से बोट निकलेगा। ओके। और एक बोट नहीं निकलेगा, ढेर सारे बोट निकलेंगे। अच्छा, ढेर सारे बोट निकलेंगे। एक बिल्कुल मुझे ना 2 जुमलों 3 जुमलों में आपका जवाब चाहिए। ये फॉलोअर्स को बढ़ाना, इम्प्रेशन को बनाना, इम्प्रेशन को ख़राब करना, उसके लिए इस तरह के सहारे ढूंढना, ये कहीं से भी मुनासिब बात तो नहीं है, हालांकि इससे जुड़ गया है कुछ लोगों का रोज़गार। बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है क्योंकि इसको एक डिसइंफॉर्मेशन का एक तरीका है क्योंकि आप एक फ़ॉल्स इम्प्रेशन बना रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के। अगर आप टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ़ॉल्स इम्प्रेशन दे रहे हैं कि नैरेटिव बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। और सोशल मीडिया का मकसद ही ये है कि जो असली मसाइल हैं आपकी सोसाइटी में उस पर लोगों की आवाज़ उठे। लेकिन अगर आप ये इम्प्रेशन देते हैं कि ये लोग ये बोल रहे हैं और असल में जो है वो फेक अकाउंट्स होते हैं तो आप बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं और ये जो है ना तो एथिकली ना तो लीगली जो है अलाउड होता है। एक बात और बस बता दें, अक्सर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये अब ये खुद भी फैसिलिटेट करते हैं, पोस्ट बूस्ट करें, इतने पैसे लगाएं और फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, वो एंगेजमेंट बढ़ती है पेज की। ये सही है? ये इसमें तो बॉट्स इन्वॉल्व नहीं होते ज़ाहिर है। बिल्कुल, इसमें जो है वो क्या करते हैं कि जो आपका एड्स होते हैं उसमें आप एक प्रोफाइल बनाते हैं कि इस उम्र के लोग, इस जेंडर के लोग, इस लोकेशन के लोग को ये ऐड आप दिखाएं। तो जब आप अपनी फीड देखें उसमें जो एड्स आते हैं वो आपकी तरफ टारगेट किए गए होते हैं और किसी ने जो है उसकी पेमेंट की गई। ओके, थैंक यू सामा, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप। और इस तरह से ये फॉलोइंग बढ़ती है। एक फॉलोअर कितने में मिलता है? सस्ता भी मिल जाता है, उन्होंने तो थोड़ा सा महंगा बता दिया है। वैसे तो हमें तो मैसेज आते रहते हैं ना 1 रुपए का एक फॉलोअर, लेकिन जहाँ जहाँ झूठ है वो भी तो खुल जाता है, मालूम तभी तो हो चौहान जाता साहब को है। कहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक्सेजरेट कर दिया था। चौहान साहब का जो अपना एक मीटर था ना वो ज़रा तेज़ चल रहा था। इतना एक्सेजरेट भी ना करें, एनालिसिस सामने आ जाता है कि कितनी फेक फॉलोइंग है उनके अपने लीडर की। ठीक है, कम सही लेकिन है, तो ये हो रहा है एनीवेज सोशल मीडिया पे। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। हाजिर है ब्रेक के बाद। ज़िला खैबर का मुनफरिद मदरसा, इसी की बात करते हैं। यहाँ पर दीनी असरी उलूम के साथ साथ नवादरा, तबरुकात मुक़द्दसा और सकाफ़त को भी महफूज करने का एहतमाम किया गया है। आर्याई, मिस्री और मोहनजोदाड़ो दौर के ज़ेवरात भी अजायब खाने का हिस्सा बनाए गए। इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया जा रहा है। क्या क्या कुछ है यहाँ, कैसे इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसी सब पर हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी, इस वक्त हम ज़िला खैबर के तहसील जमरोद शाकस में जामिया इस्लामिया फ़ारूकिया में खड़े हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है यहाँ तो दीनी अलूम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक रिवायत से हटकर जो है तारीख़ी सकाफ़ती जो विरसा है यहाँ पर महफूज बनाया जा रहा है। जो अजायबघर है यहाँ पर कायम किया गया है। यहाँ इस अजायबघर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी तारीख़ है, जानते हैं इस अजायबघर के केयर टेकर सुलेमान साहब से। जी, ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं और इनका तारीख़ के जो हवाले हैं वो क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो जामिया है, जामिया इस्लामिया फ़ारूकिया शाकस, यहाँ पे दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। तो उसी हवाले से हमने ये अजायबघर बनाया हुआ है। इसका जो असल मकसद है वो तो है कि एक तो जो तलबा यहाँ पे पढ़ते हैं उनके जो निसाब में जो तारीख़ की कुतुब है उसमें वो जो चीज़ें वो पढ़ते हैं तो उसको आके यहाँ पे प्रैक्टिकली दे के भी
दूसरा मकसद ये है कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है उसको हम महफूज रखें अपनी आने वाले नस्लों के लिए। ये अजायबघर जो है ये अमूमी तौर पर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इसका तबर्रुकात का है, जिसमें इस्लामी तबर्रुकात है, ग़िलाफ़ काबा शरीफ है, ग़िलाफ़ रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के जो तबर्रुकात की चीज़ें हैं वो रखे हुए हैं। दूसरा हिस्सा हमारा आसार कदीमा का है, जिसमें जो एंटीक है वो हमने रखे हुए हैं। उस यहाँ के तलवारें हैं, बंदूकें हैं, औरतों के ज़ेबाइश के अशिया है, उनके ज़ेवरात हैं। इस तरह जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो है। और जो तीसरा हिस्सा है वो हमारा सकाफ़ती विरसा है, जो यहाँ का इस इलाके का सकाफ़त गुज़रा है, पश्तून इलाके का, कि जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी के या सुनार के या जो इस तरह मिस्री वगैरह के जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो हमने उसमें महफूज रखे हुए हैं उनके अपने पुराने नामों के साथ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो दारुल उलूम है ये लड़कों का है, लेकिन यहाँ पर जो ज़ेवरात रखे गए हैं वो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं, तो ऐसा क्यों है? आपने ज़ेवरात बड़ी तादाद में यहाँ रखे हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए जी, ख़वातीन भी तो तारीख़ का एक हिस्सा रही हैं, ठीक है, उसको तो आप तारीख़ से नहीं निकाल सकते। तो जो चीज़ें तारीख़ में गुज़री है उसको जमा करना वो हमारा वो मेन एम है यहाँ पे। तो चाहे वो ख़वातीन के ज़ेवरात हों या मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ें हों, तो इसी वजह से उसको हमने यहाँ पे जमा किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि कितनी पुरानी अशिया यहाँ पर रखी गई हैं, कौन कौन से जो अदवार हैं वो चीज़ें यहाँ आपके पास मौजूद हैं? मुख्तलिफ़ अदवार की चीज़ें यहाँ पे है, मतलब कुछ ज़ेवरात ऐसे भी हैं जो मोहनजोदड़ो के दौर के हैं, कुछ ज़ेवरात जो है वो कुछ असलहा जो है या जो तलवारें हैं वो सिकंदर आज़म के दौर के भी हैं। इस तरह कुछ बंदूकें जो है वो 17वीं सदी के, 18वीं सदी के, तो मुख्तलिफ़ अदवार की चीज़ें यहाँ पे हैं। जी, ये थे सुलेमान साहब जो हमें बता रहे थे कि उनके पास कौन सा सकाफ़ती और तारीख़ी विरसा है। उनका ये कहना है कि इसको मज़ीद जमा किया जा रहा है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस दारुल उलूम के साथ जो है बड़े रकबे पे जो है अजायबघर कायम कर दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं, एक शौक़ होता है, एक ज़िम्मेदारी होती है। हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बहुत कुछ दे देंगे। कभी कभी हम दिल से चाहते हैं कि हम अपनी बच्ची को बहुत कुछ दें, अपनी बहन को बहुत कुछ दें, और कभी कभी आती है एक लिस्ट, एक मुतालिबा, और इसकी वजह से रिश्ता तय पाना, शादी हो जाना मुश्किल हो जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर लिस्ट आपके हाथ में थमा दी जाए और आप उसको पूरा करते करते थक जाएं, तो इस सब किस्म के हालात का, इस सब हालात का सामना आपकी बेटी को करना पड़ता है, आपकी बहन को करना पड़ता है। जहेज़ एक बड़ी वजह बन रही है कि शादी का मामला लटकता चला जाए। जहेज़, इसकी डिमांड्स, अब कोशिश ये की जा रही है, तरमीम की गई है, एक्ट में तजावीज़ भी दी गई हैं इस सिलसिले में, कि एक तो ये कि जहेज़ को महदूद रखा जाए, उसके अलावा ये जो तहाइफ़ के नाम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं कहीं कर ली जाती है, ये भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो, उसको भी लिमिट करें। मेहमान मुख्तलिफ़ शहरों से आएंगे तो फिर उस हिसाब से आएंगे, वो ठहराया जाए। बहुत सारी तजावीज़ हैं, बहुत बेहतर तजावीज़ हैं, मगर मामला सारा यही है कि अगर आपके सामने डिमांड्स हों और फिर उसके बाद में आप उनको पूरा ना कर पाएँ तो क्या होगा। तो बेहतर यही होगा, एक मुआशरे को बनाने की कोशिश यही होगी कि इस कल्चर का ख़ात्मा हो कि भर के जहेज़ दिया जाएगा तो ही बेटी को इज़्ज़त मिलेगी, तो ही जीने का हक़ मिलेगा। और अगर हम मुतालिबाती की बात करें तो उसमें अप्लाइंसेस भी आ जाती हैं, उसमें फ़र्नीचर भी आ जाता है, पसंदीदा ब्रांड का आ जाता है, कहीं बाइक चाहिए, कहीं घर चाहिए, कहीं गाड़ी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। किसकी ज़िम्मेदारी, किसको क्या करना है, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ानी है, हमने हर चीज़ का हल शायद जहेज़ को रख लिया है। मैं इस पर बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन बात है आप लोगों के समझने की, मेरे और आपके समझने की। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम पैनल को दावत देते हैं। इस पर पैनल को दावत। किरण, थोड़ा अगर हम स्टैट्स 2 जुमले में ऐड कर दूं। 4 तोले सोना इसकी मालियत के हिसाब से दिया जा सकता है जहेज़, इसकी मालियत के हिसाब से खर्च किया जा सकता है, और जो मेहमान आएंगे उनको ये बाउंड किया जाएगा कि वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा गिफ्ट ना दें। आज हम इसकी बात करते हैं कि इसका समाजी पहलू क्या है, इससे कितना समाज बदलेगा, ये पॉजिटिविटी लाएगा नहीं। उसके साथ साथ
हम कई सालों से इस पर बात करते आए हैं, क्या तब्दीली आई है, तब्दीली आ रही है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। वी हैव आलिया सारिम विद अस, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, एंड मिसेस खान एज वेल, गुड मॉर्निंग मिसेस खान आपको भी। मिसेस खान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है आप डायरेक्टली देखती हैं रिश्ते होते हुए, पेरेंट्स आपसे भी मिलते हैं, डिमांड्स आप देखती हैं। एक बात हम ये करते हैं कि लिस्ट दी जाती है और एक होता है वो कल्चर बन चुके हैं, वो ट्रेडिशन बन चुके हैं, लिस्ट दें ना दें, कहें ना कहें, वो अफोर्ड कर सके ना करें, ये एक हिस्सा बन चुका है हमारे समाज का कि जहेज देना है, इससे लड़की को रिस्पेक्ट मिलेगी। नहीं, अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो पहले से ही अपना लड़के वालों को कह देती हैं कि देखो मैं तो इतना कमा रही हूँ, जब मैं एक इतनी कमाती हुई औरत हूँ तो मुझे इतना जहेज और ये फजूल के जोड़े पोड़े और ये सब चीज़ें क्या लाने की ज़रूरत। अब वो नहीं, इस चीज़ों में बिलीव नहीं करती। दे बिलीव या तो उनके पास कुछ उन्होंने बनाया हुआ खुद अपने पैसों से होता है, या माँ बाप भी अब लिमिटेड खर्च करते हैं। अब कोविड में देखें, कोविड-19 में मैं 2-4 शादियाँ करवाई हैं, तो वो इतने खुश हैं कि लड़की पूरी दुल्हन बनी है, दुल्हन अपना जोड़ा बना है, लड़के ने भी, और 25-30 एक छोटी गैदरिंग हुई, फैमिली की लगता है कि कुछ बेहतर तजवीज़ हो सकती थी। बहुत ज़्यादा लोगों को अब इसी तरफ जाना चाहिए। देखें कितना, नहीं तो एक आप जाकर गार्डन देखो और वो जाकर क्या क्या कुछ कोई नहीं मानता। लड़का लड़की अगर डिसाइड भी कर लेते हैं ना कि मुझे घर की तकरीब रखनी है, मुझे 25 से ऊपर लोग नहीं लेके जाने, ये 35 भी आ गए तो बहुत ज्यादा है, ना लड़के की फैमिली मानती है ना लड़के की नहीं, अब मानते हैं। अब कई लोग जो समझदार हैं वो क्यों खिलाए भाई, दूसरे दिन तो लोग भूल जाते हैं। आप 10-10 स्वीट डिशें 20-20 खाने रखें, कौन याद रखता है। एग्जांपल सेट हुई जरूर, लेकिन बहुत कम मिसेस खान। जो ब्रेनी पीपल है इस पे बिलीव करते हैं, करना यही चाहिए। ये आपका तज़िया भी इस सिलसिले में ये इन सारी तजवीज़ के ऊपर, इन सारे इक़दामात के ऊपर जो आप होने जा रहे हैं? अल्लाह करे इक़दामात पर अमल भी हो जाए, क्योंकि मुझे वंडिश का भी मुझे याद है, वंडिश कही गई थी, उसके बावजूद हम लोग भी बहुत जगहों पे गलतियां करते हैं। हमने बर्थडे पार्टीज करके शादियां की और वंडिश हमने नहीं मानी। तो हम हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पे और उस पर नहीं लगा सकते, जहाँ हमारी गलती हमको मानना पड़ेगा। इक़दामात बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट हो जाएं ये बड़ी बात है, और उसमें हमारा रोल होगा। मैं जहाँ से देखती हूँ, मेरे पास तो शेल्टर होम में भी अगर बच्चियों की शादियाँ होती हैं, मैं उसको लफ्ज़ जहेज़ नहीं कह रही होती, लेकिन मुझे भी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें देनी होती हैं। बस क्राइटेरिया क्या है, लिस्ट नहीं चाहिए, लालची लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारे डिमांड ना करें। और बात ये कि वो गरीब लोग होते हैं, उनको एक ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई चीज़ चाहिए, बस इतना काफ़ी है। आप नहीं समझती कि अब अगर वो 80s की तरह से, या चलिए मैं फिल्में और ड्रामे कह देती हूँ, अगर फिल्म और ड्रामे की तरह से लिस्ट नहीं आ रही तो रवैये कह रहे हैं, रवैयों से लोग अंदाज़ा पूरा हो जाता है कि नहीं जी ये तो समझ में नहीं आया। किरण, जहेज लड़की को कभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता। उसकी वजह बताऊं, आपने उधार कर्जा चढ़ा के इधर उधर से बातचीत करके आपने उसको जहेज दे दिया, और उन लालची लोगों का आपने मुंह और ज्यादा खोल दिया। वो डिमांड्स वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी, और जब आप उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे, आपकी बच्ची को ताने तिशने या आपको इवन आपको शादी का रिश्ता खत्म भी हो सकता है। जो चीज लालच पे बनती है, जो रिश्ता पैसे खराब है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जिन मुसीबतों से माओं ने बापों ने जहेज दिया होता है, और अल्लाह ना करे तलाक या खुला होती है, फिर जिस तरह से टूटा हुआ फर्नीचर, फटे हुए कपड़े और टूटे हुए अप्लायंसेस जब वो वापस करते हैं, क्योंकि तलाक की सूरत में तो जहेज ने वापस आना है ना, उस जहेज को देख के रोते हैं। एक बात और बताऊं प्लीज, किरण, शेल्टर पे कभी कभी पूरे ट्रक आते हैं, अब वो जहेज के ट्रक होते हैं। अब वो माँ बाप कहते हैं हम नहीं चाहते कि बेटी का ये जहेज वापस घर आए, उसको देख देख कर वो रोए। तो इसको आप किसी गरीब लड़की के इस्तेमाल में, उसके जहेज में आप कर दीजिएगा, लेकिन आया हुआ जहेज, क्या बदनसीबी है, जाता किसी और के जहेज में ही है। अल्लाह रहम। अच्छा देखिए, अब चूंकि हमारे साथ में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है ना, मैं थोड़ी सी बात उनसे भी कर लेती हूँ। नायाब हमको ज्वाइन करें। नायाब, कैसी हैं आप? मुझे ये बताइए कि जब हम इन एक्ट्स की बात करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं, और चूंकि बात शुरू हो चुकी है कि जहेज़ सेफ्टी नहीं देता, तो मैं ज़रा उन लोगों की बात करना चाह रही हूँ कि पहले बेटी की शादी करो, कर्ज़ लेके जहेज़ बनाओ, और फिर उसके बाद में वो जब अपने घर जाएगी तो वो जहेज़ एक तरफ है, और चूंकि लड़के ने लोन लेके वलीमा किया था, तो अब ये भी लड़की के वालिदैन को पे ऑफ करना है, ये भी सिचुएशन है। तो मैं चाह रही हूँ सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर कमेंट करें, इन तजवीज़ के ऊपर कमेंट करें आप प्लीज़। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक जहेज की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशन या ये कोई एक फ्रेमवर्क की बात नहीं है, ये हमारी पूरी समाजी जो एक रवैये है, जो सोच है, उस सब की बात है।
अगर हम हुकूमत की तरफ से बात करते हैं तो ख़वातीन के हुकूक की जब भी बात होती है, और इस पर हम तफसीलन काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं ख़वातीन के राइट्स की जो एक्टिविस्ट हैं, रियासत एज अ होल अनफॉर्चुनेटली उसने ख़वातीन को कभी और उनके हुकूक को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। अगर 2020 में आकर भी आप देखें कि जहेज जैसी ऐसी चीज़ जिस पे हम सब मुत्तफिक हैं कि ये इतनी हार्मफुल चीज़ है, ये लड़कियों की इज्जत नफ्स के लिए, ये उनके वालिदैन की लिए मजबूरी बनती है, उसके ऊपर भी अब आके तजावीज़ आ रही हैं, एक्ट्स आ रहे हैं जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक रियासती फेलियर है। सही। दूसरी बात ये आपने कही कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ, लेकिन इसका जो सबसे बुनियादी पहलू है वो ये है कि ये पेट्रियार्की से लिंक्ड है, ये एक पिदरशाही वाली सोच से लिंक्ड है, जहाँ पर एक लड़की की वैल्यू जो है माशरे में वो बेसिकली कम है एक लड़के से। लड़का सिर्फ खुद ब खुद आए और वो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो या ठीक ठाक हो। जी मैं बात भी मुकम्मल करें, लेकिन मुझे साथ में ये बताया भी, बड़ा अच्छा पॉइंट मिसेस खान ने दिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसी शादियां हो रही हैं कि जहां पर लड़की भी जॉब कर रही है, लड़का भी जॉब कर रहा है, वो दोनों अपनी चीज़ें खुद करने के लिए तैयार हैं, बड़ी हद तक कर लेते हैं। तकरीब को सादा रखेंगे, अपने शौक़ पूरे करेंगे, अपनी छुट्टियां प्लान करेंगे, फर्नीचर हम दोनों मिल के करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में कि जहां पर बहुत थोड़े पैमाने पर से लेकिन ये तब्दीली है, वहां पर अब इस किस्म के इक़दामात हों तो ये थोड़ी पुरानी सी बात नहीं है? इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1 कि ये जो कमाने वाली जो आपने बात की, आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ 25% जो है ख़वातीन काम करती हैं, कमाती हैं। इसमें से भी ऑब्वियसली जो मिसेस खान की क्लाइंटेल है या जिस तरह के लोग हम देखते हैं, वो और भी बहुत छोटी इसके अंदर शरह है। तो हम बात कर रहे हैं यस, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, जो ज़रा वेल ऑफ बैकग्राउंड से हैं, जिनको उस तरह से बुली नहीं किया जा सकता है, हरासा नहीं किया जा सकता इन लॉज की तरफ से, वहाँ पर आई एम श्योर ये चेंज आ रहा है। पसंद की शादियाँ भी हो रही हैं, इसलिए लोग पहले से ही इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं जब अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी जो हमारी लड़कियों की है, 75% वो जो काम नहीं करती, फिर उसके अलावा वो 25% जो काम करती भी हैं, उनके ऊपर भी ये बोझ अभी तक से है। यही मैं बात कर रही हूँ कि इनइक्वालिटी, और इसमें देखिए हम सब मुलव्विस हैं। जब हम लड़की को हमारे पॉपुलर मीडिया के अंदर, कल्चर में, फिल्मों में, ड्रामों में लड़की को आज तक एक बोझ की तरह रेफर किया जाता है, यानी वो पैदाइश से ही एक बोझ है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी करनी है और उसमें जो है वो जहेज देना है। हमेशा कहानी फिर हमारे ड्रामों में उससे आगे भी जाती है कि वो जो लड़की है वो कुछ जवाब नहीं देगी और झगड़ा होता रहेगा और वो चुप रहेगी, एक दिन वो फट पड़ेगी तो वो भी उसके अगेंस्ट जाएगा। बहरहाल हम वापस हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। आलिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा, ये सारे के सारे इक़दाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मुआशरे के ऊपर इसके असरात को कैसे देखती हैं कि वो जो सलामी इकट्ठा होती है उसको लिमिट किया जाए, वो जो तहाइफ इकट्ठा होते हैं वो 1000 से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है। एक जो गेस्ट है वो 1000 रुपए दे, ये तजवीज़ है। ये तो लिफाफा तय हो गया ना, लिफाफा तो अच्छी बात है, लेकिन लिफाफा खोलेंगे तो वो ना जिनके पास जाएगा, हुकूमत को थोड़ी पता चलेगा। खोल के निकाह नामे में लिखा जाए, निकाहनामा अल्लाह करे निकाहनामा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अगर हमारा निकाहनामा स्ट्रॉन्ग होता तो हमारी बच्चियों का यह हशर ना होता। भी आपको लगता है स्ट्रॉन्ग तो, लेकिन लंबे लंबे कांटे लगा दिए जाते हैं। उसकी वही वजह, देखो हुकूमत ने कानून साजी, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं ये जुमला नहीं बोल सकती क्योंकि जब आप निकाहनामा पढ़ेंगे, औरत के बड़े हुकूक हैं। जुल्म तो वो माँ बाप करते हैं, वो सोसाइटी, वो मौलवी हजरात, वो निकाह पढ़ाने वाला जो उसको क्रॉस करता है। और ये कह के एक बड़ा अजीब सा जुमला है कि जब निकाह से पहले लड़की कहती है ना मेरे लिए कुछ हक रखवा दें, तो कहते हैं क्या बदचुगनी है बस। और देखो जो पहले दौर में था, औरत मर्द के कंधों पे खड़ी होती थी, यानी अपने शौहर के कंधों पे खड़ी होती थी और उसको भी फख्र होता था। अब वो वक्त नहीं है। पहले ही हम इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अब ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जो शादी के हैं। और इसमें आलिया भाभी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब हम बात जहेज की कर रहे हैं, जब बात हम डिमांड की कर रहे हैं, लिस्ट की कर रहे हैं कि एक कल्चर बन चुका है, एट द सेम टाइम एक मामला ये भी तो है कि डिमांड हक महर की भी की जाती है और बहुत हैवी की जाती है। बिल्कुल, दूल्हा भी बिकता है, दुल्हन भी बिकती है। एक बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है, बगैर नाम के लोग जानते हैं। जब मैं उनकी शादी में गई, अरबपति लोग हैं, लेकिन जब मैं उनके यहाँ गई तो एक टेबल पे खातून ने बिठाया, कहने लगी आप क्या समझती हैं हमारी कम्युनिटी में सब अमीर होते हैं। मैंने कहा आप ये दुख क्यों कह रही हैं। आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था किसी मॉर्निंग शो पे मौका मिले तो कहिएगा कि अगर उस कम्युनिटी में हम गरीब लोग हैं तो हमारी बेटियों को वर नहीं मिलता।
क्योंकि हमारे यहाँ होता यही है कि लड़के को पूरा सेट किया जाता है, लड़के को घर दिया जाता है, होता वो लड़की के नाम है, ले कोई नहीं सकता। लेकिन जितना अच्छा लड़की को मर्द को खरीदा जाएगा, तो उनका सवाल एक था कि क्या गरीब की बच्ची के पास अगर कुछ नहीं है तो उसको दूल्हा नहीं मिलेगा। ये अमूमन डायमंड्स में होता है ऐसा। मिसेस खान, आपने नाम ले लिया, मैंने उसकी तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन आप ये कह सही रही हैं। बाटवा फैमिलीज में ये चीज राइज है और अल्लाह करे कि बाटवा फैमिलीज के वो लोग हर शख्स अमीर नहीं है। मैं एक कमेंट प्लीज मिसेस खान इस पर भी कीजिएगा। इस इन्हीं तजावीज़ को देखते हुए आपको लगता है कि हक महर वाला पॉइंट भी ऐड होना चाहिए जब हम लिमिट कर रहे हैं जहेज को, उस लिस्ट को, जो गिफ्ट्स हैं उसको, तो एट द सेम टाइम इस हक महर वाली बात पर भी? बिल्कुल। बाज लोग तो ये कहते हैं वो जो घर है ना आपका, वो हक महर में लिख दें। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? लड़की वाले ये मत सोचे, लड़के वालों के डिमांड्स, लड़की वाले उससे भी ज्यादा। लड़की वालों को अच्छा लड़का दिखा दो, वो तो फिर कहेंगे ऐसा भी हो, वैसा भी हो, वैसा भी हो। वहाँ क्यों रहता है? हम तो डिफेंस क्लिफ्टन में हैं मिसेस खान। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उधर के हमारी बच्चियाँ नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची और कहीं और डिफेंस में जाता है। अगर मैं बेटी की शादी वहाँ करूँगी, मुझे कल भी बड़ा अफसोस हुआ एक खातून पे, क्या जब उसने मुझे बड़े रोब से कहा मिसेस खान क्या आपने गुलशन का दिखा दिया। अल्लाह इतने अच्छे लड़के, रवैया बदलने की जरूरत है। वहाँ पर तो सब ब्लैक मार्केट ब्लैक मनी के लोग हैं, बच्चे वहाँ पे काबिल नहीं, सिर्फ पैसा है, 2 नंबरी पैसा डिफेंस। एक जुमला कह दीजिएगा, हक महर मुनासिब रखिएगा। जब हक महर बहुत ज्यादा रखा जाता है तो मर्द कहता है जिंदगी भर तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि हक महर तो तलाक की सूरत में देना पड़ता है। फिर वो तरसाता है, उस लड़की को मारता है, पीटता है, तलाक नहीं देता, कहता है कि अगर तुम्हें लेना है तो खुला लो। ये मामलात है। प्लीज प्लीज हक महर को मुनासिब रखिए। ये टसल वाले रिश्ते नहीं होते कि कहीं जहेज का झगड़ा से रिश्ते कायम कीजिए, इस बुनियाद पर रिश्ते कायम न कीजिए। एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। हमने थोड़ी सी देर पहले बात शुरू की थी जहेज से, और जब गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा दराज हुआ तो फिर उसमें बहुत कुछ आ गया। क्या क्या कुछ आ गया? पैनल हमारे साथ है, मिसेस खान हमारे साथ हैं, आलिया भाभी हमारे साथ है। भाभी, आप कह रही थी कि एक तो ये कि दुल्हन को सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एहतियात तजवीज़ बतानी पड़ेंगी, माओ को, वालिदैन को ऐसा करना पड़ेगा। दूसरी, आप मेहर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी, प्लीज़ वो शेयर करें हमारे नाज़रीन से। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और मेहर की मद में ये लोग क्या करते हैं कि शादी की रात जो जेवर बरी में चढ़ाया वो मेहर में कर देता है मर्द, जो खर्चा हुआ वो मेहर में कर देता है मर्द, ये शादी की रात ही मेहर अदा कर देता है। अभी दुल्हन बेचारी, वो दुल्हन की शर्मा हुजूरी में ही होती है कि पता चलता है अगले दिन किसी भी बहाने से, हाँ, कि अगले दिन किसी बहाने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पैसा वापस ले लेता है और कहता है घर के खर्चे में हो गया। तो वो मेहर जो हम समझदारी से नहीं हम रखवाते, तो वो किसी भी मद में उस बच्ची से ले लिया जाता है। तो चाहे जेवर हो, चाहे उसके पैसे हो, वो उसके उसी के पास रखने चाहिए। बेटी हमें सेंसिबली चलना है, वरना वो बच्ची को काम कर पैसा नहीं देना या जेवर नहीं देना, उसको बताना है कि अपने आप को इन चीजों को संभाल कर अपनी चीजों का तहफ़्फ़ुज़, खुद एतमादी, भरोसा, एतबार, ये सब उस बच्ची को देना पड़ेगा। और खुदारा उनको जायदाद में उनका हिस्सा दें, जो अल्लाह ने कहा है, जहेज दे के जायदाद से महरूम ना करें। मिसेस खान, ये जो मामला है ज्वेलरी का, जिस तरह आलिया भाभी ने भी कहा, लिख देते हैं, और समटाइम्स हमने ये सुना कि बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो जेवर जो है डिमांड भी की जाती है लड़के की तरफ से, इतना जेवर चढ़ाओ, तो वो जेवर लड़की के से ले भी लिया जाता है। वो तो मेरा ख्याल उसको वो दूसरे तीसरे दिन के बाद नज़र ही नहीं आता। सास नंदे ले लेती हैं कि ये देखें घर में चोरी वोरी हो जाएगा, लव सेफ्टी रीजंस के लिए उसको हम बैंक में रख देते हैं। ऐसा बैंक में जाता है कि वो बच्ची देख ही नहीं पाती, उसको पता ही नहीं चलता उसका जेवर है कहाँ, कितना है, बेच भी दिया कि नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये बिल्कुल बहुत कॉमन चीज़ है कि लड़की बोलती है कि मुझे मेरा जेवर तो दिखा दो, सास उसके ऊपर सांप की तरह बैठी हुई होती है और सास उसको दिखाती तक नहीं है और ले जाती तक नहीं है कि ये लॉकर है, ये नंबर है, यहाँ चाबियां पड़ी हुई हैं, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो ये देखो ये जेवर की चाबियां, मुझे तो नहीं पता, लगता कि वो जेवर हैं भी बच्ची के पास के नहीं। ये होना चाहिए कि खातून को फिर अपना एक लॉकर भी देना चाहिए। लॉकर साथ, मेरी बहू तो लाई थी लॉकर। एक बैंक अकाउंट जरूर खोलें बच्ची का, ताकि वो अपना पैसा वहां रख सके, और एक लॉकर जहां वो अपने जेवर रख सके। ये 2 चीजें जरूर याद रखे कि उसका अकाउंट हो जहां वो अपना सारा पैसा
दूसरे दिन ही रख दे, तीसरे दिन, और जहाँ वो अपना जेवर रख दे सेफ्टी। ये क्या कि सांसें लेकर बैठी हुई हैं और आज तक बच्चियां देख ही नहीं पाती, उनको दिए ही नहीं जाते, वो बेचारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। ये क्या तरीका है? शादी के 20-20 साल बाद भी अगर डिवोर्स हो जाती है तो उस औरत के पास, जिसने पूरी जिंदगी घर बच्चा ससुराल संभालने में लगाई होती है, उसके पास कुछ नहीं और मर्द ब्लैकमेल करता रहता है ताकि वो डिमांड ना करे। मिसेस खान 20 साल में मर्द तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, उसकी तरक्की हो जाती है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके लिए उस औरत को छोड़ना ही को मजबूत करना है और पहले दिन से करना है, फैमिली ने करना है। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, साथ मौजूद है मिसेस खान, आपको भी शुक्रिया। इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करते हैं, हमें कोई पढ़ना है क्योंकि अगले हमारे मेहमान हैं कौन? अरशद चाय वाला, अरशद नीली आंखों वाला, अरशद नीली आंखों वाला, क्योंकि किरण मशहूर हुए थे चाय वाला के नाम से ये, और उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि इनकी ख्वाहिश है, इनका ख्वाब है कि अपना कैफ़े बनाएं, और इस कैफ़े का नाम भी वो रखना चाहते थे चाय वाला, बिकॉज ज़ाहिर है ये मशहूर चाय वाला के नाम से हुए थे। देखिए पिक्चर्स तो वायरल हो गई थी, बहुत मशहूर हो गई थी, इसके बारे में अब क्या हो सकता है? ये भी उतनी शोहरत पाएगा? किरण हमारे बिल्कुल, हम जब उनसे बात करेंगे हम बेस्ट विशेस भी देंगे। इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में भी कदम रखा है, इन्होंने मॉडलिंग भी की। इसके साथ साथ किरण जो इनका बेंचमार्क था ना चाय, इन्होंने उसको अलग नहीं किया अपने से। इन्होंने कहा ये मेरी पहचान है चाय, तो उन्होंने चाय को अपने से जुदा नहीं किया। वैसे जो चाय के दिलदादा होते हैं वो चाय से दूर जा नहीं सकते, वो चाय के वैसे शिदाई होते हैं। अरशद ने हमें ज्वाइन किया। अरशद खान, गुड मॉर्निंग। और ऊपर चला, गुड मॉर्निंग। अरशद बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और ये बहुत अच्छा माहौल हमें दिख रहा है। थोड़ा सा बताएंगे इस कैफे से मुतालिक, कितना वक्त लगा आपको? बिकॉज लास्ट टाइम जब बात हुई तब भी आपने कहा आप तैयार करें, और अभी इनॉग्रेशन कब है, ओपनिंग कब है इसकी? थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और ये इस पे मैंने ब्रांड लॉन्च किया था तकरीबन 8-1 महीने हो चुके हैं इसके। ओके। बीच में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया कैफ़े पे, उसके बाद फिर वायरस की वजह से डिले हो चुकी है, छोड़ दिया हम लोगों ने। अभी काम स्टार्ट किया है उसमें, तो अभी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग है। अच्छा, मुझे ना ओपनिंग तो है, थोड़ा ओपनिंग की तैयारियां बताएं। आपने तो बिल्कुल ट्रक आर्ट है, वहाँ पर स्कूटी रखी, तो आपने छोटी छोटी सी बड़ी ट्रिक्स करके रखी है लोगों को बुलाने की। यहाँ पर चाय के अलावा माहौल भी बहुत दिलचस्प आप लोगों ने क्रिएट किया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ट्रक आर्ट क्यों पिक किया आपने? जी बिल्कुल, पूरा टोटली ट्रक आर्ट के पे डिज़ाइन हुआ है। ये हमारी टीम है, उसने डिज़ाइन किया, तो जो डिस्कस हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने फाइनल किया कि ट्रक आर्ट के उस पर बनेगा। फिर उन लोगों ने, मेरी जो टीम है उन्होंने इस पर विज़िट किया है, चेक किया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको ऐसा तो नहीं लगता, कहीं मेरा अंदाज़ा है ये हो सकता है आगे जाके ऐसे ही हो, लोग चाय पीने और स्नैक्स खाने तो बाद में आएंगे, पहले आपके साथ सेल्फी लेने आएंगे? यस। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आसपास धूम मच गई है। अरशद का है ये सारा सेटअप? जी ये सेटअप जो है वो हमारी जो टीम है उन लोगों ने किया है। इसमें मैंने तो सोचा था कि भाई ना, अगर किसी को पता चले कि मैं जिस बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहा हूँ ऊपर अरशद है, तो लोग तो आएंगे और वो ख्वाहिश करेंगे कि जब भी वो जाए अरशद वहां पर हो। जी बिल्कुल, जरूर। अभी भी आ रहे हैं ओपनिंग के, अभी तक ओपनिंग हुई नहीं है, तब भी लोग आ रहे हैं। तो अब जब वो आते हैं अरशद, अभी भी वो ये ख्वाहिश करते हैं कि अरशद आपके हाथ की चाय पीनी है? जी जरूर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हम, ये तो ख्वाहिश है, हम बहुत दूर से आए, आपकी हाथ की चाय हम पियेंगे। और ऐसा होगा जो ओपनिंग के बाद भी वो कर जी इंशाल्लाह जरूर होगा जब टाइम होगा हमारे पास। अभी तो हम बहुत ज्यादा बिजी है, मसरूफ है, तो इंशाल्लाह जरूर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये मसरूफियत जो आपने कहा, थोड़ा सा बताएंगे, मसरूफियत सिर्फ इस कैफ़े को बनाने की है, इसकी तैयारी की है, या उसके अलावा भी आपकी कुछ मसरूफियात हैं? क्योंकि हमने देखा आपको कि आपने मॉडलिंग तो की, लेकिन फिर आप गायब हुए। ये कोरोना की वजह से हो गया या कहीं पे मसरूफियत थी, वो बताएं। नहीं, कोविड की वजह से भी गायब हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा फोकस अभी मेरा कैफ़े पे है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें
गरीब बच्चों को जिनके माँ बाप उनके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाओ जिसमें वो पढ़ाई भी करें और साथ में एक हुनर भी सीखें। ओके, ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। तो आप उस इदारे पर भी ज़रा सोच रहे हैं, डेफिनेटली फाइनेंसर्स भी रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए आपको। अरशद, ये जो कैफ़े आपने यहाँ पर बनाया, आपका इरादा है इसकी ब्रांचेस, इसकी चेन्स और शहरों में भी हों? कराची में खास तौर से चाय के दिलदादा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना। जी बिल्कुल, ये मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया है, एक कैफ़े मैंने नहीं बनाई, मैंने ब्रांड लॉन्च किया है। ये मैंने फ्रेंचाइज दी हुई है, मैं फ्रेंचाइजर हूँ। ओके, फ्रेंचाइजी को मैंने, ये भी हमारे फ्रेंचाइजी ने बनाया। वो मुझे नहीं ना, आप मुझे ये बताएं ना अरशद, कराची आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। अभी कराची में भी हमारी कैफ़े की इंशाल्लाह होगी लॉन्चिंग। कब काम हो रहा है इससे मुतालिक? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी, कराची में होगी, बल्कि ऑल पाकिस्तान में होगी। अभी हमारी जो सेकंड आ रही है वो मरी में आ रही है। ओके, यानी पहला इस्लामाबाद, दूसरा मरी। कराची का नंबर कब आ रहा है? कितनी वर्किंग हुई है? कराची का नंबर इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और मस्जिद बन चुका है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ। इरादा है, देखें कब काम करते हैं आप लोग इसके ऊपर। देखें, मजीद लोग राब्ता भी करें और मजीद जो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगा, किसी को अगर फ्रेंचाइज चाहिए तो वो मेरे ऑफिशियल पेज पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसी और शहर में अरशद चाय वाला के नाम से कैफ़े खोल सकता है, फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। ये बताएं मुझे अरशद, ये तो सारा हमने जो सारी जो बात की वो तो हमने की कैफ़े से मुताल्लिक। मुझे बताएं कि आपकी अपनी सोच शोबिज़ इंडस्ट्री को लेकर क्या है, क्योंकि ज़ाहिर फेम मिला आपको उससे। आप चाहते हैं कोई काम आप करें, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करें, और अगर ऐसा हो रहा है, कोई किसी से राब्ता है तो वो भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, काम मैं अभी कर रहा हूँ, मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अभी तो मेरे अपने शो मैंने स्टार्ट किया जिसका नाम है चाय वाला एंड फ्रेंड्स, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। ओके, वाह, वेरी नाइस। क्या रिस्पांस मिल रहा है जी उसका? अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसमें क्या है, थोड़ा सा शेयर करेंगे? उसमें क्या कर रहे हैं आप उस शो में? जी उसमें जो मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसको मैं बीच में बुला रहा हूँ, और उसमें जो टैलेंट है, टैलेंट को हम बुलाना चाह रहे हैं और टैलेंट को बुलाते हैं हम लोग। हमारी एक कंपनी है ज़ेंतम टैलेंट, जो कि वही प्रमोट कर रही है। अच्छा, चलिए देखिए, वक्त बड़ी तेज़ी से सरकता है। मुझे ज़रा ये बताइएगा, जब आपने ये सोचा कि भाई एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, चाय पीने का एहतमाम हो जहाँ पर मुख्तलिफ स्नैक्स हों, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? आपने काम भी किया, आप ज़ाहिर है आप जानते हैं चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद क्या हालात, और इस सब में महंगाई ने कितना परेशान किया आपको? महंगाई ने तो सबको ही परेशान किया पूरी दुनिया में, एक हमें नहीं ना, एक पाकिस्तान में हर जगह में हर एक बंदे को परेशान किया है। बट क्या करें जी, कंट्रोल करना चाहिए, बर्दाश्त करना, दुआ करें महंगाई खत्म हो जाए। चलें अरशद, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। और ये आप सुने कि ये एकदम से बात चाय से और स्नैक्स से, और क्या माहौल है, और अरशद हमारे साथ है और वो क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद में अचानक से महंगाई कहाँ से आई? चाय महंगी हो गई है। चाय महंगी हो गई और महंगाई कहीं नहीं गई, महंगाई यहीं है। महंगाई यहीं है और महंगाई कहीं नहीं जाती, महंगाई बढ़ती चली जाती है। पिछला साल अगर उससे कंपेयर करें तो भी, पिछले महीने से कंपेयर करें तो भी, सितंबर गुजर गया है और सितंबर साबित हुआ है। हम हैं इस वक्त अक्टूबर में, और ये अक्टूबर, उसके बाद नवंबर एंड देन दिसंबर, ये लास्ट 3 मंथ्स हैं 2020 के। इसमें क्या होगा? क्या महंगाई में कुछ कमी आएगी? क्या कोई अच्छी खबर हम सुन पाएंगे? या सितंबर के दौरान जो हमने मामलात देखे वही हम आगे चलने वाले महीनों में देखेंगे? तो आज हम इसकी बात करेंगे कि कितनी महंगाई हुई है। यानी हम कहते तो हैं एक जुमले में महंगाई हुई है, लेकिन कितनी महंगाई हुई है, वो स्टैट्स क्या हैं, इसकी आज हम बात करेंगे। अच्छा, हमारा साथ देंगे अब समा डिजिटल से फारूक बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा देखिए, दो लोग ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं। एक चीज़, एक शख्स के जो बहुत एक्टिव है, मुझे अभी पता चला है। महंगाई का तो मुझे पहले से पता था ये एक्टिव है। आप कितने एक्टिव हैं मैंने आप देखा, क्या जंप मारी आपने वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। यार महंगाई भी जंप मार रही है भाई, बहुत जंप मार रही है। देखें कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना अच्छा शो है तो थोड़ा वेट तो करना पड़ता है ना। सॉरी ना, लेकिन ये बताएं, महंगाई सॉरी कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अब मुझे बताइए कि हमने सितंबर भी गुजार दिया
अगस्त भी इस तरह का गुजर गया, अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक की सोच नहीं है, समझ में नहीं आता होगा क्या। थोड़ा सा आप तज्जिया करेंगे अगर हम चाहें कि जी हम सितंबर और अगस्त की बात कर लें। पहले तो एक बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दें कि महंगाई जो है वो हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। जो कौमी सतह पे जो महंगाई का जो उन्होंने शरह बताई है 9%, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप 1000 रुपये की पिछले साल सितंबर में ख़रीद रहे थे जो सामान, उतना ही सामान आज आप ख़रीदेंगे तो 1090 रुपये, तकरीबन 1100 रुपये का आपको। ओके, ये 90-100 रुपये का इजाफा 1000 रुपये आराम से हो गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल पे हुई है, फिर रूरल लेवल पे 11% हुई है, और अर्बन यानी शहरी इलाकों में जो है वो 7% हुई है। कुछ एरियाज़ में 40% से लेकर 60% तक भी महंगाई हुई है। 9% तो ओवरऑल बताई गई है। जैसे टमाटर है, प्याज है, बिल्कुल कल ही गया था टमाटर लेने के लिए, वो 3 दिन पहले जो 80 रुपए का टमाटर मुझे मिला था ना, कल मुझे 200 रुपए का मिल रहा था। तो जो एक आम आदमी है जिसकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ी और जो दिहाड़ी लगाता है उसको तो ये चीज़ें बहुत चुभती हैं। आलू, प्याज, टमाटर, मैं दिहाड़ी नहीं लगाता, मुझे फिर भी चुभती हैं। मैं खुद परसों लेने गया, यकीन करें 2 किलो लेने गया था, उसने जब टमाटर के पैसे बताए मैं 1 किलो। अच्छा, मैंने एक्जैक्टली यही किया, मैं लेकर गया, मैंने बेगम से कहा कम कम डालना, ये मत सोचना कि टमाटर ढेर सारे अगर मैं ले तो तुमने कढ़ाई में भी सारे डालने हैं, बिरयानी में डालने हैं, ऐसा नहीं। चीज़ें बता दो जिससे हुई। एक तो ये पिछले आपको पता होगा ये जो हमारा साल जो चल रहा है रवां साल, इसमें एक तो टिड्डी दल ने जो हमला किया, फसलें खराब, गंदम वीट की खबरें, फसलें जो है वो ख़राब हुई। उसके बाद बारिशों का सिलसिला आ गया और ये हर साल ही होता है तकरीबन, तो इसकी वजह से भी कुछ जो फसलें वो बर्बाद हुई हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। जब वो नॉर्मल होगी, रिस्टोर होगी, तो कुछ तो टेम्प्रेरी है जो 1-2 महीने में सही हो जाएगा, कुछ बेहतर होगा। हाँ, लेकिन फैक्ट है, सॉरी, ये एक फैक्ट है कि हम ये कह देते हैं और ये हो भी रहा है कि महंगाई ने सबको मुतासिर किया है, लेकिन हम थोड़ा ना तबके के हिसाब से, हम ज़रा लोगों के हिसाब से अगर बात करें, मुलाजमत पेशा कितना ज़्यादा परेशान हुआ है सबसे, क्योंकि आपको पता होगा ये सर्वे कहता है कि हर दूसरा, तीसरा और चौथा मुलाजमत पेशा फ़र्द इस बात से परेशान है कि जो जॉब मेरे पास आ जाए वो कल नहीं होगी, उसके ये कंसर्न्स हैं। हालात इस तरह के बन रहे हैं और सैलरी को तो बढ़े ज़माना हुआ, आपको मालूम है। आई थिंक आपने बहुत सही खुलासा किया है। ये नॉर्मली 1-2%, 3% महंगाई बर्दाश्त हो जाती है। एक तो अगर आप देखें 2012 के बाद से अब तक ये जो गुज़िश्ता माली साल था, जून में जो ख़त्म हुआ है, वो सबसे जो है बुरा साल था महंगाई के लिहाज से पिछले 8 सालों में। यानी 2012 में 11% हुई थी, उसके बाद 2020 में हुई। सही। और ये ऐसे टाइम पर हुई है जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, सारी इकनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, लोगों की नौकरियाँ चली गई, ठीक है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं। फिर अब कल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे लोग स्कूल टीचर्स को, अब आप जाके स्कूल टीचर्स से बात करें, लोगों की तनख्वाहें कटी, जो बड़ी बड़ी चेन है स्कूल्स की, उधर तनख्वाहें कटी, ले-ऑफ्स हुए हैं, बहुत ले-ऑफ्स हुए हैं, तनख्वाहें कटी हैं। एक तरफ तो इनकम आपकी श्रिंक हो गई बजाय बढ़ने के, और दूसरी तरफ आपकी जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये डबल सॉर्ड है। Exactly. से आप पिस रहे हैं। फारूक, मुझे प्लीज़ एक बात ही बताइए, ज़्यादा फील हो रही है इस बार, ज़्यादा फील हो रही है, ये बताएं मुझे कि एक तरफ हम देखते हैं जैसे आपने कहा बारिशों से, टिड्डी दल से जो सप्लाई चेन मुतासर हुई है, जो फसलें तबाह हुई हैं, एक हम रूटीन की महंगाई देखते भी आते हैं हर साल की तरह, लेकिन एक मामला ये कि हुकूमत, इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ ये भी एक्टिव नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, ये जब हम महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, हम फिगर्स सामने लेकर आते हैं, तो वो जो हुकूमती रेट मुकर्रर किया जाता है हम उससे कंपैरिजन करके निकालते हैं, बट इन एक्चुअल मुझे भी हुकूमती रेट पर कोई चीज़ नहीं मिलती और किसी और को भी नहीं मिलती। और एक मार्केट में अगर वो चीज़ 100 रुपये की है, वो किसी पॉश इलाके में चीज़ शायद 200 रुपये की होगी। तो ये भी एक मामला है जिसको कंट्रोल, क्योंकि हुकूमत नहीं करती, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं करती, इसलिए हमें महंगाई ज़्यादा फील करनी पड़ती है। देखिए, इसमें शुएब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज़ किया, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो इस पर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। अच्छा, कुछ लोग तो समझते हैं ये सिस्टम ही जो है ना ये सही नहीं है, ये चल नहीं सकता, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे चलता है। आप कुछ सोचें, मैं 2 किलो टमाटर लेने गया, 1 किलो लेकर आ गया, इस तरह और लोग भी करेंगे, तो जब ऑटोमेटिकली डिमांड नीचे आ जाएगी तो प्राइस खुद ब खुद को मैच करेगी, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। तो ये डिमांड सप्लाई पे चीज़ें चलती हैं। हुकूमत की मशीनरी चाहे तो कर सकती है, चाहे तो कर सकती है, सालों से हम देख रहे हैं वो कर नहीं पाते कंट्रोल, क्योंकि जब एक चीज़ पीछे से सप्लाई शॉर्ट हुई हुई है, ऑब्वियसली अगर डिमांड कम नहीं हुई, सप्लाई शॉर्ट होगी, उसमें महंगा होना है। यानी बायकॉट मुहिम जितनी चलते हैं वो बड़े फायदे आते हैं उसके। एक जो ट्रेडर है, सब्जी वाला, फिर उसके लिए इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, वो महंगा खरीद के सस्ता कैसे बेचेगा, वो नहीं कर सकता। ये रीज़न है। और अगर आप उसकी बात करें कोर इन्फ्लेशन, ये जो जिसमें हम कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन, जी खाने, और पिछले ये जो अभी महीना गुजरा है इसमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं, तो इसको और ये जो एनर्जी यूटिलिटी वगैरह के प्राइस, इनको निकाल दे तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो 5% हुई है। तो वैसे शायद महंगाई इतनी नहीं हुई है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत एरियाज़ हैं, स्पेशली ये बारिशों ने जो फसलें तबाह कर दी, और फिर आपने हुकूमत की बात की
कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते। हर साल ऐसा होता है कि भाई अगर सिंध में बारिशें ज़्यादा हो गई हैं तो पंजाब से कोऑर्डिनेट कर लें कि आप ज़्यादा लगा लें टमाटर ताकि शॉर्टेज कोऑर्डिनेट करने के नाम पे बहस मुझे बहुत अच्छी तरह से पॉलिसी मेकिंग से भी जो है बड़ा फर्क में से निकाल करके फला सूबा में भेज दें, फला सूबा कह रहा है नहीं हम फिर जनवरी में कैसे दाखिल होंगे, हम आगे कैसे करेंगे। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का इशू था। अच्छा अब मुझे ये बताइए, हमारी सोसाइटी में ये जो हमारे जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं इन सब में देखिए जो नोट मेरे पॉकेट में है वो किसी के पॉकेट से आया है और ये मेरे पॉकेट से किसी के पॉकेट में जाएगा, साइकिल ऐसे ही चलता है। अब हमारे यहाँ एक आम आदमी की बचत नहीं है और अगर वो खर्चा करने से बिल्कुल चूक जाता है, कोई ना कोई हालात ऐसे बनते हैं कि जो उसका एक खर्चा था 22,000 खर्चा था, 10,000 खर्चा था, वो नहीं कर पा रहा, वो खर्चा कट होकर कम होकर 5,000, 7,000, 6,000 पर आ जाता है। ये बताइए इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर कैसा है? जब मैं खर्च करने के लायक नहीं हूँ इसका मतलब ये कि जो मेरे खर्चे से कमा रहा था वो भी सफ़रर है। देखिए इसमें आई थिंक जो दो बड़ी बातें जो मुझे समझ में आती हैं, एक तो ये कि ज़ाहिर है फिर बच्चों में बाकायदा सर्वेज आ चुके हैं, स्टंटिंग होती, दूध महंगा हो गया है, फिर मेल न्यूट्रिशन है, बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे और आपकी जो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ज़ाहिर है आप खाने पीने में फिर जब आप ले ही नहीं सकते तो आप अल्टरनेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप वो चीज़ें खाएंगे जिससे आपका गुजारा हो जाए जो मिल रही है मार्केट में। वैसे तो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी कुछ महंगा हुआ, सब कुछ महंगा, हर कुछ सब चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने दूध की मिसाल दी, खुला दूध भी 120 पे चला गया है, 100 के अंडर था पिछले कुछ महीने पहले, 100 रुपये के अंदर, अब 120 पे चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप जब उसको इनटेक को रिड्यूस करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें 1 किलो दूध कंजम्पशन थी, आपने उसको आधा किलो कर दिया, आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़ाहिर है फिर आप दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, मिसाल अगर नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई भी हो रही है तो फिर कुछ लोग जो है वो जुर्मों की तरफ चले जाते हैं, एक क्राइम रेट आपका बढ़ जाता है, ये भी एक नुकसान है। वाबस्ता है, अगर उस पर मार पड़ेगी तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर आएगा, पूरी सोसाइटी पे आएगा, बिल्कुल आएगा। आपकी जो बच्चे हैं, अगली जनरेशन है, वो हेल्दी नहीं होगी, ठीक है, बीमार पड़ेंगे, अच्छी अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी। और आजकल जो हालात है कोरोना में तो बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जा रहा है कि आपका खाना पीना अच्छी डाइट होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है कि टोटके पर नहीं चल सकती, कोई भी सीरियस पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, पॉलिसीज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई फार्मूलाज नहीं अप्लाई किए जा सकते, बिल्कुल सीधी सी बात है। महंगाई है तो उसको श्रिंक करने की कोशिश करें, खत्म करने की कोशिश करें। यस फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। हमें क्विकली एक ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में आपको लेकर चलते हैं और लेकर जाने की वजह है क्या, एक अदद बंदर, क्योंकि ये बंदर है भूखा और खाने की तलाश में लोगों के घर में घुस जाता है, सब्जी फल सब कुछ खा के भाग जाता है, ड्राई फ्रूट भी ढूंढता रहता है कहाँ पड़े हैं। लेकिन हुन ऐप फड़ा गया जे, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है कि तुम क्या हर घर में घुसते हो, खाना पीना खा के भाग जाते हो। और एक बंदर पहुंचा घर घर, वजह की भूख। लेकिन अब वो पहुंच चुका है जेल, सलाखों के पीछे। लेकिन सजा भी दे रहे हैं। अब पुलिस उसकी खातिर करेगी, खातिर मदारत करेगी। अब वो खाना खिला देंगे। पहले ही ऐसे खिला देते नहीं, पहले हाथ नहीं लग रहा था, शरारत कर रहा था। चलो ये शरारती बंदे की बात तुमने कर ली, बढ़ते हैं आगे। एक खबर हमारे पास डाइट से मुताल्लिक है और आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि डाइट की जब हम बात करते हैं, वो चाहे कीटो डाइट हो चाहे दूसरी डाइट हो, जब भी हम हेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, क्लीन ईटिंग नहीं करेंगे, पोर्शन कंट्रोल डाइट नहीं करेंगे, साथ में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये डाइट वाइट शाइट जो है ना, ये हमें ख़राब कर सकती है, तबीयत बिगाड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। और ऐसा हुआ भारतीय अदाकारा के साथ, डाइटिंग करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। पहले तो ये कि सेहत खराबी, उसकी तरफ जाना, लेकिन यहाँ तो जान ही चलेगी। 27 साल अदाकारा, कीटो डाइट की वजह से ये कहा जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आया इनके ऊपर, इनके गुर्दे फेल हो गए और यही इनकी मौत की वजह बनी। मिस्टर मुखर्जी तेलुगु और बंगाली फिल्मों के अलावा अब बॉलीवुड फिल्मों में भी आ चुकी थी, काम कर चुकी थी। उनका प्रोफेशनल करियर एक तरफ, उनकी मेहनत, उनका टैलेंट सब एक तरफ, लेकिन वज़न घटाना था और इसके लिए उन्होंने कीटो का सहारा लिया। वो ऐसा क्या करती, कोई भी ऐसा क्या करे कि वो इसके जो ये बैड इम्पैक्ट्स हैं इस सब से बच सके। हम इसी सब के ऊपर आज बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत सहर जावेद चावला हमको ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आई होप आप दोनों भी ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये खबर आपने देखी सहर?
जी, खबर भी मैंने देखी है और ये टॉपिक भी मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज मैं बहुत कोशिश करती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की कि कीटो डाइट किन लोगों को करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। आपने तो वो खुद ही क्वेश्चन वो उठा दिया जो हम उठाना चाहते थे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो हमारा नॉर्मल डाइट का पोर्शन होता है उसमें हमारे पास कम से कम 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 20 से 25% हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए। जब हम कीटो डाइट पे आते हैं, अब एक नॉर्मल बंदा, क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन में इसी तरह खा रहे होते हैं, हम रोटी भी खा रहे होते हैं, हम स्टार्ची वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं, हम फ्रूट भी खा रहे होते हैं। जब हम कीटो डाइट पर आते हैं हमारी बॉडी एक नए मैकेनिज्म की तरफ स्विच कर जाती है जिसमें आप सिर्फ 5% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं और आप 70% एनर्जी फैट से लेते हैं और प्रोटीन का पोर्शन आपके पास वही रहता है। तो जो बॉडी में चेंजेस आती हैं वो बहुत ड्रास्टिक आती हैं। थोड़े अरसे के लिए, तो मैं दरिया को कुएं में बंद करने की आज कोशिश करूंगी, थोड़े अरसे के लिए तो वो चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन जब आप ज्यादा देर तक उसको लेके चलेंगे तो आपकी बॉडी जिस स्टेट में आती है उसको कीटोसिस कहते हैं, जिसमें कीटोन बॉडीज बनती है, जिनकी जो तासीर है उसमें तेजाबियत होती है, बॉडी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का पीएच न्यूट्रल नहीं रहता, बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.35 होता है जो न्यूट्रल होने की तरफ होता है। जब वो तेजाबियत की तरफ आ जाता है, मैं खास तौर पे इन एक्टर्स के हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि हमारी किडनीज बड़ा इंटेग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में। इसलिए इनको किडनी फेलियर हुआ है, इससे इनको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है और मुझे यकीन है कि ये बड़ा क्रॉनिकली कीटो डाइट कर रही थी क्योंकि जो आपके पास किडनी फेलियर है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये बड़े लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं कीटो डाइट के। एक और बात, क्योंकि ये मॉडल थी साहिबा, ये एक्ट्रेस थी, तो ये जरूर वर्कआउट भी करती होंगी। मैं आज आपके चैनल के मीडियम से सबको बताना चाहूंगी कि जो कीटो डाइट है दैट इज नॉट फॉर पीपल हु वर्कआउट। ना ये स्ट्रेंथ ट्रेनर्स के लिए है, ना ये एंड्योरेंस ट्रेनर्स के लिए है। एंड्योरेंस ट्रेनर्स का मतलब है वो लोग जो अपना लीन बॉडी मास मेंटेन करना चाहते हैं, साइक्लिस्ट, स्विमर्स। लोग ये समझते हैं लीन बॉडी मास वाले कि हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होती है। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस पर एक अवेयरनेस इवेंट भी कराया। नहीं, जो एंड्योरेंस ट्रेनर्स होते हैं जिनको लीन बॉडी मास चाहिए होता है उनको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ऐसा बंदा जब 5% कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी में तो नेगेटिव चेंजेस आएंगी। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनर्स होते हैं उनको भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो जो लोग वर्कआउट रिजीम करते हैं और जो लोग जिनका प्रोफेशन इस तरह का है कि which requires a certain form of body type, उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी काउंसलर, किसी डॉक्टर के बगैर कीटो डाइट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग इजाजत दें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किन लोगों के लिए थोड़े कीटो फायदेमंद हो सकती है। थैंक यू जी। वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपके पास अपने साथ जिस हार्मोन के मसले के साथ आती है उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, इंसुलिन के लेवल्स कम करने के लिए थोड़ी देर के लिए कीटो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लोग जिनको ओबेसिटी का मसला है, उन्होंने अपने आप को किक स्टार्ट जंप देना है, वो 15-20 दिन, महीने के लिए कीटो कर सकते हैं ताकि जब उनका जंप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी लोग ओबीस होते हैं नॉर्मली उनमें भी इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, कम करना होता है। जो कैंसर के मरीज हैं उनको हम वक्फे वक्फे से कीटो डाइट पे डाल सकते हैं, क्योंकि कीटो जब आपके पास इंसुलिन कम करती है, इंसुलिन आपके पास ग्रोथ हार्मोन को भी कम करता है, और जब कैंसर के पेशेंट्स में ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो फिर जो कैंसर की पोटेंशियल है वो भी आपके पास कम होता है। इसके एक्ने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत अपने ये सब न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से कभी कभी कीटो डाइट कर सकते हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कीटो डाइट पे रहना पड़ता है वो होते हैं आपके पास एपिलेप्टिक पेशेंट्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब एपिलेप्टिक पेशेंट्स कीटो डाइट करते हैं तो उनकी बॉडी में जो कीटो बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, जब उसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, वो हार्मोन जो आपके पास एक्साइटेशन कन्वर्जन्स यानी सीजर से एसोसिएटेड होता है, उसके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स अपने न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन से कीटो डाइट कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदे को अगर कीटो डाइट करनी है तो आप कीटो नहीं करेंगे। आप कीटो की तासीर किस तरह लेंगे ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू लेंगे। जब आप कीटो डाइट करते हैं तो आप अपनी बॉडी में, वैसे भी जब आप एक ओवरनाइट फास्ट पे जाते हैं आपकी बॉडी जो है वो 3 से 6% कीटोन बॉडी से एनर्जी डिराइव करना शुरू कर देती है। अगर आप 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस फास्टिंग करते हैं ये परसेंटेज 3 से 40% पे आ जाती है। तो आपको खाली फैटी डाइट लेने की क्या जरूरत है? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी आप 12 से 16 घंटे का डेली विंडो पीरियड गुजारें जिसमें आप कुछ ना खाएं। आपकी बॉडी में वैसे ही कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और जब कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी जिस पीरियड में आप खाएंगे उस पीरियड में आप कार्बोहाइड्रेट भी ले, फाइबर भी ले, फ्रूट्स भी ले, वेजिटेबल्स भी ले, तो इस तरह आप कीटो डाइट का फायदा भी उठा लेंगे और आप अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह डिप्राइव भी नहीं करेंगे। आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालती हूँ, और अल्लाह ताला ने भी साल में एक बार रोजे क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर बेनिफिट्स बहुत है, बिल्कुल आप उसके फिर फायदे उठा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि जब रोजे के बाद अफ्तारी से सहर के बीच हमें सब कुछ
कुछ खाने के लिए कहा हुआ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोजा जो है, आप 3 महीने बाद 15-20 दिन के रोजे रखें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ताकि बॉडी में नॉर्मली कीटोन बॉडीज हाई हो, ताकि बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर दे, डिटॉक्सिफाई करे खुद को, दिमाग में अच्छे हार्मोन्स का लेवल बढ़े, मेंटल फैट बर्न करने के लिए, थोड़ा सा खुद को मैनेज करने के लिए, वज़न घटाने के लिए सिर्फ कीटो नहीं, इसके अलावा भी दूसरे 2-3 तरीक़े हैं कि जो आजकल बड़े आजमूदा समझे जा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। उसमें 2-3 के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जैसे आप मुझे ना ज़रा जल्दी से इसके बारे में बताएं, वैसे तो आप जल्दी से ही बताएंगे, कुछ भी पूछूंगी मैं, आई नो। ये जो नाश्ते में भी अंडे बिना जर्दी के खा लिए, फिर उसके बाद में वही लंच में कर लिया, फिर उसके बाद में वही डिनर में कर लिया, 5 दिन मैंने इस तरह से गुजार लिए, मैंने नमक और शुगर नहीं लिया, मैंने बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाया। वज़न तो कम होता है लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मैं अगेंस्ट हूँ इसके। मैंने आज तक अपने किसी भी पेशेंट को ऐसी डाइट रिकमेंड नहीं की है, ना ऐसी डाइट पे जाने देती हूँ। मैं अपने पेशेंट को जो भी डाइट देती हूँ उसमें सब कुछ होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह शिफा देने वाले किसी के रिजल्ट्स ना आए हों। इसके शदीद नुकसान हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अंडे की जर्दी फेंकनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मिथ है। जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लाइकोपीन, वो सब अंडे की जर्दी में होते हैं। प्रोटीन उसमें तो सिर्फ एल्ब्यूमिन है। आप सिर्फ एल्ब्यूमिन ले रहे हैं और आप सब कुछ फेंक रहे हैं। और आपको क्या पूरा दिन सिर्फ अंडा चाहिए? आपको पूरा दिन फाइबर चाहिए। कीटो डाइट का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है क्योंकि फाइबर नहीं होता। दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब आप फाइबर निकाल देते हैं, आप शदीद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको रहना शुरू कर देती है, अलॉन्ग विद अदर इफेक्ट्स जो भी टाइम के साथ साथ आते हैं। आप फाइबर नहीं लेंगे, आपका मैं बता दूं बॉडी का 80% डाइजेस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है जिस आपने खुद कह दिया, फाइबरलेस अगर डाइट होगी तो कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, तो फिर जाहिर है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। सहर, मुझे प्लीज़ बताएं सुनने वालों के लिए, क्योंकि जाहिर है आपने इतना एक्सप्लेन तो किया इस कीटो डाइट को, कीटोसिस को, बट फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टबर्न फैट है, बेली फैट है, विसरल फैट है, इसको कम करना चाहते हैं कोई साहब या खातून, कोई आसान सा नुस्खा भी बता दें। सबसे बेहतरीन नुस्खा विसरल फैट आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस और कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से होती है। इसको तोड़ने का तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आपने 12 से 16 घंटे पीरियड रखना है, शाम के 6 से सुबह 10 बजे तक कुछ ना खाएं, सुबह का आगाज 30 मिनट की वॉक से करें, इंसुलिन और कॉर्टिसोल कम होगा। नाश्ते का आगाज हाई फाइबर और प्रोटीन से करें ताकि शुगर क्रेविंग्स कम हो, पेट ज्यादा देर तक भरा रहे, ऑफ कोर्स जंक फूड वगैरह से दूर रहें। और देन देयर आर गेट कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स जो हर एक की कंडीशन, एज, मुश्किल टास्क भी दे देती हैं आप वैसे ना। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तो जाहिर है वो फिर आपकी पॉइंट तो खैर वैलिड है किरण, के डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आपने कितना वेट लूज करना है, आपकी एज क्या है, आपकी रूटीन क्या है, आप कितने घंटे सिर्फ टीवी पर ड्रामे देखते हैं और कितना घंटा आप काम करते हैं फिर वर्किंग वुमेन। थैंक यू सो मच सहर, आप साथ मौजूद थी और आपने इसको कर दिया। और आप कीटो डाइट के तो खैर खिलाफ हैं, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि कुछ लोग कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं, उससे मुतालिक भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छा मौजू था, थोड़ी मालूमात इस सिलसिले में ज़रूरी भी बहुत थी, आगे बढ़ना ज़रूरी भी बहुत है। हुकूमत ने सिख यात्रियों के लिए दरबार साहिब करतारपुर को दोबारा खोल दिया है। अब यहाँ पर आम सयाह भी आ सकेंगे, तो इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे अब नुमाइंदा समा शकरगर मोहम्मद काशिफ जावेद से। काशिफ प्लीज़ हमें बताइए ना इस बारे में। जी किरण, बिल्कुल हमेशा की तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार भी खुले दिल का मुजाहरा किया है और 16 मार्च को जो आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां पे दीगर ज़िंदगी के मामलात मफलूज हो गए थे, वहां पे दरबार साहब करतारपुर को भी सिख ज़ायरीन और लोकल जो सियाह उनके लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब ये कोरोना वायरस के जो आलमी सतह पे जो कोरोना वायरस की वबा हैं उसके बादल छटे हैं, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सिख कम्युनिटी के लिए दरबार साहब करतारपुर को खोल दिया गया। मैं मज़ीद बताऊं तो कुछ अरसा कबल भी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो भारतीय हुकूमत जिसने नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा उड़ रखा है, उसको 2 खत लिखे थे कि जो बाबा गुरु नानक है उसकी 481वीं बरसी के मौके पर भारत की तरफ से सिख यात्रियों को दरबार साहब करतारपुर आने की इजाज़त दी जाए, जिसका भारतीय हुकूमत ने किसी भी तरह का कोई हुकूमत को जवाब न दिया। इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दरबार साहब करतारपुर को सिख कम्युनिटी के लिए और लोकल विजिटर के लिए खोलने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया के सिख और पाकिस्तान से जो सिख हैं वो दरबार साहब करतारपुर पर जाके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। अगर नहीं अदा कर रहे तो वो सिख जो भारत में बस रहे हैं और जिनके हकूक़ भारतीय हुकूमत ने गसब कर रखे हैं और वहाँ पे दीगर अक़लियतों के भी हकूक़ गसब कर रखे हैं, उन पर पाबंदी लगी हुई है कि वो दरबार साहब करतारपुर पे नहीं आ सकते।
दरबार साहब करतारपुर के आने के लिए कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से एक SOPs तय पाए हैं। उस SOPs पे अमल दरामद करने के बाद ही सिख यात्री और लोकल विजिटर वहाँ पे जाके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। एकदम वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोरोना आया और तब्दीलियां लेकर आ गया, मतलब बहुत सारे मामलात पर इसका इम्पैक्ट आया, बहुत सारे मामलात बदल के रह गए, सेलिब्रेशंस का अंदाज भी बदल गया। अब वो शादी ब्याह हो, बारात हो, पार्टीज़ हो, ये सारे के सारे इवेंट्स तो SOPs के साथ होते ही हैं, लेकिन क्या बर्थडे पार्टीज़ ये भी SOPs के साथ की जा सकती हैं? इसका इनेकाद किया जा सकता है? कैंडल को आप ड्रायर से बुझा दें, अरे फूंक ना मारे। शोएब, आपके पास भी ना, आपके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो ये बहुत सारे आइडियाज़ और ये बहुत सारे सवाल, आज हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। इवेंट प्लानर तूबा मीर हमको ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सदियों बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड है, मुझे पता है यू आर गर्ल विद सॉल्यूशंस। अब मुझे ये बताइए कि बर्थडे पार्टी होगी और वो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो थोड़े फासले से आए, केक कटे, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाए, केक खाए, SOPs के साथ में ये सब कुछ कैसे हो पाएगा और सजधज क्या होनी चाहिए? देखिए, जब कोरोना का रुझान ज़्यादा बढ़ गया था, केसेस ज़्यादा थे, तो लोग SOPs का बहुत ख्याल रख रहे थे, मास्क पहन रहे थे, अपने एक दूसरे में डिस्टेंस रख रहे थे। बच्चों का तो हमारे साथ जो है इंटरेक्शन होता ही नहीं था। फैमिलीज़ हम लोगों को आउट करने के बाद, अपने इवेंट को डेकोरेशन वगैरह के बाद बच्चों को इन करती थी। लेकिन अब जब से केसेस थोड़े से कम हुए हैं, यानी ख़त्म ही हो गए, तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। एज ए टीम, एज एन इवेंट प्लानर्स हम तो रखते हैं, हमारी टीम रखती है। लेकिन ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि अब उस तरीके से ख्याल रखा नहीं जा रहा। लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इस कोरोना के दिनों में जब आपने इवेंट प्लान किया तो आपके माइंड में था अच्छा मुझे ऐसी डेकोरेशन करनी है कि उसमें इतनी स्पेस हो, वो इतना ओपन एरिया हो कि बच्चे अगर आएँ, और फॉर इंस्टेंस अगर फैमिली ने कहा कि हमें 50 बच्चों का एक इवेंट करना है, तो आपने उसके हिसाब से प्लान किया कि अगर पहले एक छोटा कमरा था तो अब बड़ा हॉल हो या बड़ी ओपन स्पेस हो ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो। और ये कि एक फरमाइश मैंने बहुत सुनी, और ये कि अब तो मैंने सोचा अगर मैं अपनी बर्थडे पार्टी करूँगी तो मैं ये ज़रूर करूँगी कि वो फ्लोर पे ना पूरे बलून्स ही बलून्स बिछे हो। कोरोना SOPs में इस फरमाइश के ऊपर अमल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बर्थडे पार्टीज आपको पता है छोटी जगहों में ज़्यादा होती हैं रादर देन के एक हॉल में हो या बड़ी जगह पर हो। तो हमने तो शुरू में इवेंट्स लिए ही नहीं। जितने भी नॉन इवेंट प्लानर्स हैं, दे वर नॉट गोइंग फॉर द बिगर इवेंट्स। छोटे भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, जो मैं थोड़ा सा समझ पाई हूँ कि जहाँ पर आपने SOPs को फॉलो करने की कोशिश भी की, वहाँ पर आपने फिर फ्लोर के ऊपर नहीं फ्लोर के ऊपर नहीं किया, फिर आपने दीवारों को ज्यादा सजाया। बिल्कुल, उसको ज्यादा सजा दिया। फ्लोर पे तो हम डेकोरेशन करते ही नहीं, हम अपनी सारी इन्वेंट्री को सैनिटाइज करके लेके जाते हैं इवेंट पर। मास्क पहनते हैं और एक दूसरे तो सफासा रखते ही रखते हैं, लेकिन हम अपने क्लाइंट से भी इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। और क्लाइंट्स की तरफ से ऐसी फरमाइश आती है कि भाई बर्थडे की जो थीम है उस तरह के कुछ मास्क भी बनवा के दीजिए। हाँ, आती है, ये भी आती है। बताइए, ऐसा किया आपने? बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे बैटमैन की थीम है तो हमने बैटमैन के मास्क बना के दिए, तो उनके फ्रोजन है तो एल्सा का, बिल्कुल एल्सा का बना के दिया। तो उस हिसाब से ही होता है कि डेकोरेशन हुई हुई। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में भी जो है वो वेडिंग ड्रेसेस के साथ वेडिंग मास्क है। तो ये ऐसी फरमाइशें भी आती हैं क्लाइंट्स की तरफ। अब मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया कोरोना और SOPs, लेकिन जनरली जब हम बदलते ट्रेंड्स की बात करते हैं, इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? बिकॉज हमने लास्ट ईयर से देखा ये बैलून वाला थीम ना बहुत ज़्यादा था, वो ढेर सारे बैलून्स और पूरे वॉल पे। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है? देखिए, पहले ज़माने में होता था कि बच्चा जब पैदा नहीं हुआ ना तो पेरेंट्स उसके लिए ना एडमिशन और ये सारी चीज़ें पहले लिस्ट डाउन करते थे। अब ये नहीं करते। अब वो कहते हैं पहले ही हकीका बॉक्सेस हो जाए, बर्थ अनाउंसमेंट बॉक्सेस हो जाए और जेंडर रिवील पार्टी। आजकल ये बहुत वो जो केक कटिंग होती है कि पिंक केक निकलता है या ब्लू निकलता है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द बेबी, तो ये बहुत ज़्यादा इन है। और जैसे जैसे बच्चा माइलस्टोन अपने अचीव करता है इन एन ईयर, तो उसकी भी डेकोरेशन जो है ना मंथली करवाते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये जो बैग्स बन रहे हैं, तो कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ कि भाई इसमें मास्क या सैनिटाइजर तो लाजमी रखिएगा। बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी टू टेल कि दैट्स व्हाट रियलिटी इज, दैट्स व्हाट रियलिटी इज। आपने आइडिया नहीं दिया कि भाई कैसे कर लीजिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम टॉफीज रखने थे। हाँ, उनको वही कैंडीज एंड टॉफीज वो चीजें रखनी थी। SOPs तो फॉलो नहीं की जाती। इवन अभी का भी मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट्स की तरफ से ये क्वेरीज भी नहीं आती कि आप लोगों की टीम या आप लोग मास्क वेयर करेंगे। बट आप लोग काम कर रहे हैं सबके ऊपर। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता दिसंबर तक मामला पता नहीं क्या बने, लेकिन हमें इसके ऊपर काम करना है। कुछ एक दो आइडियाज जो आप
देखिए मामला अगर अवेयरनेस का है ना तो बात करने से ही बेहतरी आ सकती है। तो अब आप 2-3 पॉइंटर्स ज़रा प्लीज़, जो लोग आपसे कांटेक्ट करें या इवेंट प्लानर्स की तरफ जाएं, तो उनको अपने जहन में क्या रखना चाहिए कि भाई कोरोना है, हमें इन चीज़ों को लाजमी इंक्लूड करना है, वो बता दीजिए, आइडिया दे दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सारे इवेंट प्लानर्स और जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि आपको अप्रोच करते हैं, आप उनको सबसे पहले ये चीज़ समझाएं कि इवेंट्स है, ये ज़रूरी है, बर्थडे ज़रूरी हैं, लेकिन SOPs का ध्यान हमें रखना है, सैनिटाइज करना है, बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना है, बड़ों को तो रहना ही है, तो बच्चों को भी रहना है, बच्चों को भी रहना है जी, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी कैरियर होते हैं ऑफ दिस वायरस। तो हम यही बोलेंगे अपने क्लाइंट्स को भी कि प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें, और हम लोगों को भी ये चीज़ बोलें, क्योंकि नहीं रिक्वेस्ट आती आगे से। खुद से वॉशिंग बेसन वहाँ पे लगा देना कि हैंड वॉशिंग को जरा प्रमोट किया जाए, केक खाए हाथ धोते जाओ। मैंने कहा था ना आइडियाज। अच्छा देखिए, मैंने एक वीडियो देखी थी, आई एम सो सॉरी मैं भी प्ले नहीं कर सकी हूँ उसको, मैं बता देती हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या देखा था। उन्होंने ये किया कि बच्चे ना खुद ही एक दूसरे से फासले पर रहे, तो उन्होंने ऐसी कॉस्ट्यूम पहनाई थी, किसी को पाइनएप्पल बना दिया, किसी को ट्रक बना दिया। ये जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं ना, उनको इस तरह की कॉस्ट्यूम दे दी कि वो खुद ही अगर एक दूसरे से टकराना जाए तो फासला रोली पोली करते रहेंगे। तो आप ऐसे आइडियाज के ऊपर काम कर पाएंगे? अगर कोई आपको आके कहते हैं कि भाई देखिए मुझे बहुत सारी ना फेरीज बना करके दे दें, ट्रक्स बना के दे दें, ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो नए आइडियाज पे वर्क करते हैं। आइडिया अच्छा है। तो हम लोग न्यू आइडियाज पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी एक थीम दूसरी थीम से डिफरेंट हो। और इन SOPs को अगर हम फॉलो करते हुए नई थीम्स बनाएंगे तो हमारा ही फायदा, और लोग ज्यादा हमारी तरफ एंगेज होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर्स की अगर थीम रखी जाती है तो उसमें आसानी से हो जाएगा। इवन कंस्ट्रक्शन थीम जिसमें बड़े ट्रक्स अगर पहना दिए जाए, किसी बच्चे को अगर ट्रक्स और कार्स पसंद है तो उसके लिए तो ज्यादा आसान है, पर सब बच्चों को पहनना पड़ेगा कॉस्ट्यूम। और एस्ट्रोनॉट बनने का भी शौक होता है बच्चों को, तो रॉकेट भी चाहिए और वो सब कुछ भी चाहिए, पूरा कवर कर सकते हैं उसको। अच्छा देखिए, ये होता है, ऐसा होता है क्या, कोरोना नो कोरोना, बच्चों के लिए तो थीम है, लेकिन मम्मा पापा को भी उस सब का हिस्सा बनना है। जैसे अगर उन्होंने जंगल बुक बनाया है, जंगल पूरा बनाया है, तो कुछ वैसे आइडियाज चाहिए पेरेंट्स को भी कि हमको भी उसी में बिल्कुल हम जेलन दिखाई दें। पापा भी ज़ेब्रा बनेंगे? नहीं, मैं तो टार्ज़न कहना चाहती थी। आजकल के पेरेंट्स इतने ज्यादा पापा ज़ेब्रा ही बनेंगे। ज़ेब्रा बना के छोड़ेंगे, लाइन बन सकते हैं, ज़ेब्रा ना बने। ज़ेब्रा से लाइन पर आ जाते हैं, पर बन सकते। थैंक यू तुबा, सॉरी वक्त कम था, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी आप, बहुत हमने भी ऐड कर दी है इसमें, तो पार्टी ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, गैदरिंग लिमिटेड करें और SOPs का ख्याल बार बार रखें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई कह भी रहा है कोरोना नहीं है, चला गया, तो जाहिर है स्लो डाउन ज़रूर हुआ। अब सेकेंड वेव का स्टार्ट है, तो हमें दुआ भी करनी है, साथ साथ दवा भी करनी है, नहीं एहतियात भी करनी है। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो एहतियात से, किसी पार्टी में जाएं तो मास्क लेकर जाएं। अल्लाह हाफिज़।